चालू है। लाइव हो गया। हाँ बच्चों। नमस्कार। नमस्कार बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, हम लास्ट टाइम एनएलएम में मूवेबल पुली का केस पढ़ रहे थे। चलने वाली पुली। तो चलने वाली पुली में वो ट्रिक हमारी काम नहीं करती थी। मैंने जब शुरू में चैप्टर के स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी आपको, तभी मैंने लिमिटेशन बता दिया था कि चलने वाली पुली में ये ट्रिक काम नहीं करेगी, कंस्ट्रेंट मोशन में ये ट्रिक काम नहीं करेगी, और इक्विलिब्रियम में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इक्विलिब्रियम में क्या करते थे वो मैंने सिखा दिया आपको। फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने बहुत सारे। चाहे वो स्प्रिंग फोर्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो रस्सी के टेंशन के क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्स के क्वेश्चन हो, चाहे नॉर्मल रिएक्शन के क्वेश्चन हो। दुनिया में किसी भी फोर्स का इक्विलिब्रियम में तो फोर्स बैलेंस करोगे, है ना। दूसरा, यहां पर मैंने आपको बताया था कंस्ट्रेंट मोशन और चलने वाली पुली। तो चलने वाली पुली में तो मैंने सॉल्व करना सिखा दिया आपको, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। चलने वाली पुली में क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। दूसरा, कंस्ट्रेंट मोशन, वो आज मैं सिखाऊंगा। कंस्ट्रेंट मोशन में आज क्या करना होगा मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आ जाओ साहब, वो चलने वाली पुली के 2 क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे। 2 क्वेश्चन चलने वाली पुली के लास्ट टाइम कर लिए थे। 3 क्वेश्चन मैं और करा देता हूं। चलने वाली पुली पर 3 क्वेश्चन और करा देता हूं। लो भाई, आ जाओ। मूवेबल पुली पढ़ रहे हैं हम लोग। मूवेबल पुली के 2 क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, है ना। मूवेबल पुली के 2 क्वेश्चंस हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। ये मूवेबल पुली, इसके 2 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किए थे। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किए थे। तीसरा क्वेश्चन लो, इस चलने वाली पुली पर तीसरा क्वेश्चन मैं देता हूं। या मैं शायद होमवर्क दे के गया था। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन शायद मैंने होमवर्क में दिया था। चेक करो बच्चों, चेक करो। होमवर्क में शायद एक क्वेश्चन दिया था मैंने चलने वाली पुली का। 2 मैंने क्लास में करा दिए थे और एक क्वेश्चन मैंने दिया था। कुछ बच्चे शायद कल क्लास में नहीं थे, है ना, या टाइम टेबल बच्चे अच्छी तरह नहीं देखते हैं। तो टाइम टेबल एक बार ढंग से देख लो भाई। डीजे सर का इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हो गया था, मंडे से वो शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। डीजे सर का इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हो गया था, तो मंडे से वो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सैटरडे तक लगातार मेरी क्लास आएगी डेली। सैटरडे तक डेली मेरी क्लास आएगी, जिसमें मैं एनएलएम और फ्रिक्शन खत्म करूंगा। सैटरडे तक डेली मेरी क्लास है। टाइम टेबल मैंने अपलोड करवा दिया था, ठीक है। तो भैया, एक मैंने होमवर्क दिया था यार, शायद ये क्वेश्चन दिया था, मुझे याद आ रहा है। ये शायद कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। ये इस तरह का क्वेश्चन था जिससे मैंने वही पूछा था आपसे कि एक्सेलेरेशन कितना होगा A1 और A2। ये एंगल दिया था 37 डिग्री। एक पुली ये दी थी मैंने फिक्स, एक मास इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा था, ये रस्सी थी, और इधर एक पुली थी, और इधर एक रस्सी बांध रखी थी, ठीक है। ये रस्सी बांध रखी थी और एक मास यहाँ लटका रखा था। ये शायद वही 4m था और ये m था। और मैंने आपसे पूछा था इन दोनों का एक्सेलेरेशन बताइए, A1 बताइए और A2 बताइए। शायद होमवर्क में यही क्वेश्चन दिया था मैंने, है ना। 2 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए थे, ये एक होमवर्क में दिया था। ये किया किसी ने घर पे? घर पे किसी ने किया? ठीक है, घर पे किसी ने किया? आंसर दे रहे हैं बच्चे यार, आंसर दे रहे हैं। अब वो शायद कैपेसिटर या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी स्टार्ट होगा वो सर बता देंगे आपको। मंडे से स्टार्ट होगा सर का, है ना। सर का वो थोड़ी छुट्टी उट्टी पे थे सर, तो इसलिए लगातार मेरी क्लास आ जाएगी डेली। अभी ये सैटरडे तक लगातार मेरी आ जाएगी। मंडे से फिर अल्टरनेट स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से वापस से एक 11th एक 12th फिजिक्स फिर से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। वो जो भी पढ़ाना होगा वो सर बता देंगे क्या पढ़ाना है, ठीक है। एंगल 30 डिग्री दिया था मैंने। अच्छा, 37 नहीं दिया था, एंगल 30 दिया था। ओके, चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा, होमवर्क में दिया था मैंने, एंगल 30 डिग्री दिया था। चलो 30 डिग्री से चेक करें। तो भैया एक मास ये है mg sin 30, mg sin 30, और दूसरा ये फोर्स क्या है, ये है 4mg। अब आपको दिख रहा है mg sin 30, मतलब ये तो mg/2 हो गया। तो इधर वाला हिस्सा हल्का है तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो समझ सकते हो ये चलने वाली पुली है। चलने वाली पुली है, इधर की रस्सी तो हिलेगी नहीं, इधर की रस्सी का एक्सेलेरेशन 0 होगा, इधर वाली रस्सी का एक्सेलेरेशन ये A1 होगा, A1। तो इस पुली का एक्सेलेरेशन क्या आएगा? ये पुली का एक्सेलेरेशन आएगा A1 + 0/2। तरीका बताया था मैंने, इधर देखो इधर देखो।
ये पुली का एक्सलेशन होगा a1 प्लस 0/2। और ध्यान से देख रहे हो पुली का एक्सलेशन कितना है, पुली का एक्सलेशन a2 के बराबर है, इस a2 के बराबर। तो a1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ a2 है। एक कंडीशन ये बन गया, एक कंडीशन यहां से ये बन गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है साहब, यहां पर 3 वेरिएबल हैं, एक टेंशन है, ये रस्सी का टेंशन कितना होगा साहब टी, इधर टी होगा तो ये भी टी होगा, अरे ये भी टी होगा, लेकिन ये कितना होगा, ये 2t होगा। तो अब न्यूटन बुलाना पड़ेगा, न्यूटन बुलाना पड़ेगा। इसमें देखो ये वाले, इसके लिए न्यूटन बुलाता हूं तो क्या बोलोगे, ये t माइनस एम जी बाई टू, टी माइनस एम जी बाई टू बराबर m इंटू a1 है ना, ये m इंटू a1। और यहां से इसको मॉडिफाई करें तो t बराबर क्या लिखोगे, ये लिखोगे एम जी बाई टू प्लस एम इंटू a1, a1 को लिख सकता हूं 2a2, ये a1 को 2a2, ये लो एक इक्वेशन। दूसरा इसके लिए न्यूटन बुलाओ, इसके लिए न्यूटन बुलाओगे तो क्या बोलोगे, इसके लिए न्यूटन अगर बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे साहब तो ये क्या खुलिए भाई, ठीक है, इसके लिए न्यूटन बुलाओ, ये न्यूटन बुलाओ तो ये क्या बोलोगे 4mg, ये बोलोगे 4mg माइनस 2t बराबर 4m इंटू a2। देखो भैया ये दो इक्वेशन बन चुकी है, अब यहां से t उठा के यहां रख दो, सॉल्व करोगे तो a2 आ जाएगा, और a2 आ गया तो a1 आ जाएगा। दो इक्वेशन सॉल्व करना है ना, ये देखो 4mg माइनस 2t, t बराबर ये रख दें, t बराबर mg बाई टू प्लस 2m a2 बराबर ये 4m a2, 4m a2 सॉल्व करेंगे, देखो कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा 6, ये आपके पास क्या आ रहा है 4mg माइनस mg माइनस 4m a2, राइट हैंड साइड में फिर 4m a2, देखो m कैंसिल, 4 उधर ले जाओगे तो 8, ये 3, तो a2 बराबर कितना आ गया 3mg बाई 8 आ गया, 3g बाई 8 आ गया, ये कितना आ जाएगा 3g अपॉन 8, ये आंसर आ जाएगा 3g बाई 8। और a1 कितना है, a1 इसका डबल है तो ये 3g बाई 4 आ जाएगा, ये 3g बाई 4, 3g बाई 8 और 3g बाई 4। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, एक बच्चा बार बार पिछले टर्म से मुझसे पूछ रहा है कि सर प्लानर में यूनिट डायमेंशन नहीं दिया गया, तो बेटा वो अपडेट करवा दिया गया, आ जाएगा, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, उसकी भी प्लानिंग में आ जाएगा, वो भी पढ़ाना है, घबरा मत, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, तरीके से पढ़ाएंगे। अभी तक तुमने देख लिया होगा 3 चैप्टर मैंने पढ़ाए, बाकी टीचर्स ने भी चैप्टर पढ़ाए, तरीके से पढ़ाए, ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे, घबरा मत, बढ़िया पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई, ये तो मैंने होमवर्क में दिया था। चलो 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, चलने वाली पुली के 2 क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, है ना, फिर आगे कंस्टेंट मोशन पे चलते हैं अपन, कंस्टेंट मोशन में। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन और लो, ये लो चौथा क्वेश्चन, चलने वाली पुली पर एक क्वेश्चन और लीजिए, ये लो, ये मैं दे रहा हूँ आपको इंक्लाइन प्लेन, वही एंगल ऑफ इंक्लेशन 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लेशन 30 डिग्री, इसमें साहब ये पुली, यहां पर क्या होगा, एक पुली और दे देता हूं मैं, यहां से एक मास लटका देता हूं हमेशा की तरह, वही 4m, ये 4m मैंने लटका दिया, ये लो एक रस्सी, ये लो एक मास, ये ले लो एक मास, ये ले लो ये मास। ठीक है, अब वही एक्सलेशन पूछ रहा है, इसका एक्सलेशन a1 और इसका एक्सलेशन a2, बताइए a1 और a2 बताइए, आपको a1 और a2 बताना है, a1 बताना है और a2 बताना है। ठीक है, a1 और a2 आपको बताना है, क्वेश्चन देखोगे, आपको a1 और a2 आपको बताना है। अब बैक पोर्शन का मैं बता चुका हूं आपको यार, बैक पोर्शन में बेसिक मैथ्स वेक्टर आएगा, बैक पोर्शन में बेसिक मैथ्स वेक्टर, चलो वो भी डिसाइड कर देते हैं। 5 क्वेश्चन वेक्टर के हैं, 5 क्वेश्चन वेक्टर और 4 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स। चलो 5 क्वेश्चन वेक्टर के बैक पोर्शन में और 4 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के। ये एनएलएम है, ये खत्म करेंगे और मंडे से काइनेमेटिक्स भी शुरू हो जाएगा, मंडे से काइनेमेटिक्स शुरू हो जाएगा, तो एनएलएम फ्रिक्शन भी आएगा, काइनेमेटिक्स भी आएगा। एनएलएम पिछले टेस्ट में भी आया था तो उसके आगे का आएगा और फ्रिक्शन आएगा, है ना, एनएलएम में बचा हुआ केस और फ्रिक्शन, और साथ में थोड़ा काइनेमेटिक्स भी आएगा। ठीक है, बैक पोर्शन मैंने क्लियर कर दिया आपको। अरे बैक पोर्शन में टोटली 9 क्वेश्चन आते हैं, तो 9 पूरा मुझे थोड़ी देना है, थोड़ा तो डीजे सर भी देंगे, थोड़ा मैं दूंगा, थोड़ा वो देंगे। चलो हम बात कर लेंगे कि बैक पोर्शन में क्या देना है, हम बात करके बता देंगे बैक पोर्शन में क्या देना है। अगर मैं दूंगा बैक पोर्शन तो बेसिक मैथ्स और वेक्टर दूंगा, कितने क्वेश्चन दूंगा वो मैं डिस्कस करके बता दूंगा, कितने क्वेश्चन
मैं अभी 9 क्वेश्चन मेरे को लगा पूरा ही बैक पोर्शन मुझे देना है, तो पहले मैं पूछ लूँ, अगर पूरा ही मुझे देना हो तो मैं दे दूंगा, है ना, मैं बता दूंगा फिर कितने क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। चलो चेक करें भाई, वही तरीका, अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब यहां पर आपको इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आ जाओ, यहां पर एक तो दिखेगा फोर्स आपको, ये कितना, ये mg sin 30 मतलब mg/2 हो जाएगा। इधर रस्सी का टेंशन T होगा, तो भैया ये भी T होगा, ये कितना होगा, ये 2T होगा, और ये कितना होगा, ये 2T होगा। डाउनवर्ड में फोर्स कितना लगेगा, 4mg। अब साथ में चलने वाली पुली ये है, ये है चलने वाली पुली। इस चलने वाली पुली के इधर की रस्सी बंधी हुई है, तो इधर का एक्सेलरेशन 0 है, इधर का एक्सेलरेशन a1 है, तो ये पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पुली का एक्सेलरेशन होगा a1 + 0/2। और आप देख रहे हो पुली कनेक्टेड है इससे, तो ये एक्सेलरेशन a2 है, यानी पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा, a2। तो a1 = 2 टाइम्स ऑफ a2 आ गया। ये भैया मैंने रिलेशन बनाने का मैंने तरीका बताया था आपको, ये रिलेशन बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है। तरीके और भी होते हैं, मेथड और भी होते हैं। एक होता है कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन 0 आता है, तो इंटरनल फोर्सेस के वर्क डन 0 करके भी आंसर आता है। अभी हमने वर्क पढ़ा नहीं है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम अभी पढ़ी नहीं है आपने, वर्क के बारे में जाना नहीं है, इसलिए मैं वो तरीका लगा नहीं रहा हूँ। ये बड़ा आसान तरीका है, आजू बाजू देख लो, चलने वाली पुली के लेफ्ट में देख लो, चलने वाली पुली के राइट में देख लो, ये क्या हुआ, पुली के एक्सेलरेशन से रिलेशन बन जाता है, ये पुली के एक्सेलरेशन से रिलेशन बन जाता है, तो a1 a2 का रिलेशन आ गया। अब इसके लिए इक्वेशन बनाओगे तो क्या बोलोगे, T - mg/2 बराबर m इंटू कितना होगा, a1। यहीं से बोल सकता हूं T = mg/2 प्लस m इंटू a1, और a1 को लिख रहा हूं मैं 2a2, ये a1 को 2a2 लिख रहा हूं। दूसरा, इसके लिए इक्वेशन बनाओगे तो क्या बोलोगे, 4mg - 2t बराबर 4m इंटू a2। ये लो, एक इक्वेशन यहां से बन गया, ये उठा के t यहां रख दो। देखो ये तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसी इक्वेशन बन रही है। अगर पहले वाले क्वेश्चन जैसी इक्वेशन बन रही है तो ऐसे केस में यहां से सॉल्व करने पर a2 वही आ जाएगा 3g/8, और a1 आ जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ a2 है, यानी 3g/4 आ जाएगा, ये 3g/4 आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन हो गया है, तो सिंपल, मैंने डाटा भी वही दिया ताकि इक्वेशन तुम्हारी वही बन जाए, ठीक है। तो आई थिंक कर पा रहे हो सब। तो 4 क्वेश्चन अपने मूवेबल पुली पर हो गए भैया। एक और करवा देता हूँ मैं, एक और करवा देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन मूवेबल पुली पर और करवा देता हूँ, लो, ठीक है। ये तो आ गया सबका, मैं एक और दे देता हूँ। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है बता दूं, मूवेबल पुली के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन हो रहा है। बैक पोर्शन का क्या होगा आगे कल बताऊंगा आकर के, कल बताऊंगा आकर के, बैक पोर्शन का क्या होगा वो कल बताऊंगा, ठीक है। आज पढ़ाने दो, आज मुझे पढ़ाने दो, अब आज की बातें खत्म हो चुकी। 5वां क्वेश्चन लो, चलने वाली पुली पर 5वां क्वेश्चन लो। ये लो, एक पुली यहां लगा रखी है हमने, ठीक है, एक मास यहां रखा हुआ है, ये मास यहां रखा हुआ है, एक रस्सी ये है, ये रस्सी ये है, यहां पुली है, पुली, ठीक है। ये रस्सी और ऊपर जाएगी, और यहां भी एक पुली लगी होगी, यहां भी एक पुली, यहां भी एक पुली लगी होगी। ये लो, ये लो, ये भी टेबल है, ये टेबल, एक रस्सी और एक मास यहां भी रखा हुआ है, ये मास भी m है, ये मास भी m है, और इधर लटका दिया मैंने वो 4m, 4m, ये देखो 4m लटका दिया। आज आपसे मांग रहा है इसका एक्सेलरेशन बताइए a1, इसका एक्सेलरेशन बताइए a2, और इसका एक्सेलरेशन बताइए a3। 3 एक्सेलरेशन आपसे मांग रहा है, आपसे बोल रहा है a1 a2 a3, ठीक है। a1 a2 a3 बताइए, a1 बताइए, a2 बताइए, a3 बताइए। कुछ बच्चे मुझे लगता है देर से जुड़ते हैं, फिर वही सवाल करते हैं जो मैं बोल चुका होता हूँ, जो बातें मैं बोल चुका होता हूँ फिर वही सवाल करते हैं। बच्चों मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ, मैं टाइम पे आ जाता हूँ। कोई टेक्निकल अगर गलती है तो ही क्लास लेट शुरू होती है, बाकी टाइम पे शुरू कर देता हूँ, है ना। तो मैं शुरू में ही सारी बातें कर लेता हूँ, आते ही मैं बता देता हूँ। जब तक आप जुड़ते रहते हैं तब तक मैं सारी बातें बताता रहता हूँ, है ना। मैंने कुछ बातें बता दी, जो बातें बता दी वही वही बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, अब जब क्लास खत्म होने वाली होगी तब कुछ बातें करेंगे, है ना। चलो अब मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ क्वेश्चन करो, है ना। क्वेश्चन करते हैं, फिर लास्ट में कर लेंगे बातें यार, मौका लगा तो बातें कर लेंगे। तो बातें करने के लिए बहुत दिन पड़े अपने पास, बहुत सारा पढ़ाना है मुझे, खूब दिन है, आ जाओ। तो भैया इसमें अब a1 a2 a3 तीनों एक्सेलेशन बताने मुझे, a1 a2 a3 3 एक्सेलेशन बता दिए, बताने मुझे, ठीक है। अब इसमें देखो साहब, ठीक है, अब इसमें यहां पर देखो रस्सी में टेंशन T होगा, तो ये टेंशन भी T होगा,
ये भी टी होगा, लेकिन ये 2t होगा, और ये क्या होगा, ये टी होगा, टी। अब आप मुझे बताओ, इसके लिए न्यूटन बुलाता हूं तो इसके लिए न्यूटन क्या बोलेगा, नेट फोर्स बराबर m इंटू ए, टी बराबर m इंटू A1 बोलेगा। इसके लिए न्यूटन बुलाते हैं तो क्या बोलोगे, नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। ये भी क्या बोलेगा, ये बोलेगा m इंटू A2। तो आप देख सकते हो A1 बराबर A2 आ गया है। तो अब ये तो दोनों एक्सेलेरेशन बराबर आ गए, A1 बराबर A2। अब मुझे बताओ, इधर का एक्सेलेरेशन A1 है, इधर का A2 है, तो ये पुली का एक्सेलेरेशन मैं बता चुका हूं। इधर देखो, इधर देखो, तो ये A पुली बराबर क्या बोलते हो, A1 प्लस A1/2 हो जाएगा, क्योंकि A2 बराबर ऑलरेडी क्या बताया मैंने, A1 बताया साहब। यहां से देख सकते हो ये भी A1 आ गया। और आप ध्यान से देखो, पुली का एक्सेलेरेशन किसके बराबर है, पुली का A3 के बराबर है, A3। तो अल्टीमेटली क्या निकला, ये निकला A3 बराबर A1 बराबर A2। तीनों एक्सेलेरेशन बराबर आ गए भैया, इसका एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन, ये तो बराबर ही आ गए। फिर तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा अपना, एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। अब आप देखो, यहां से इसके लिए मैं न्यूटन बुलाता हूं तो न्यूटन आगे क्या बोलेगा, ये बोलेगा 4mg माइनस 2t बराबर 4m इंटू A3 बोलेगा। देखो न्यूटन क्या बोल रहा है, 4mg माइनस 2t बराबर 4m इंटू A3। वो टी उठा के यहां रखो, टी उठा के यहां रखो, ये होगा 4mg माइनस टी का वैल्यू कितना, m इंटू A1 है ना, और ये A3 बराबर भी कितना है, A1। देखो A1 आ गया, सॉल्व करो, ये m कैंसिल, ये 2 उधर ले जाओगे तो 6, ये 4/6 यानी A1 कितना आ गया, A1 आ गया साहब 4g/6 यानी 2g/3। और तुम्हें पता है कि जो A1 है वही A2 है और वही कौन है, वही A3 है। तीनों बराबर है भैया, आज तीनों बराबर है। आंसर कितना आ गया, 2g/3। आंसर आ गया 2g/3। आई थिंक क्लियर हो गया साहब। बहुत सिंपल है, देखो बहुत साधारण से क्वेश्चन है। तो चलने वाली पुली मैं फिर से कह दूं कि ना तो ये एनसीईआरटी में केस है चलने वाली पुली के, ना नीट में आज तक आया है, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ा दिया है। और अगर आता है तो इनमें से ही कुछ आएगा। और मैंने जनरली वही एग्जाम्पल ले लिए जो आज तक जेई वगैरह में आए हुए। ये जेई वगैरह में जो आए हुए केस हैं वो मैंने आपको ले लिए है ना। क्लास के एग्जाम्पल्स में जनरली हम वही क्वेश्चन ले लेते हैं जेई के जो आए होते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट केस बचा है कंस्ट्रेंट मोशन। वो कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ लेते हैं इसमें, फिर अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएंगे साहब। तो पहले मैं कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भाई, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनना, इससे तो अच्छा एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी में से तो ये भी हटा दिया। पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करता था, पुरानी एनसीईआरटी में ये हुआ करता था, नई एनसीईआरटी में ये भी नहीं है। लेकिन इससे 4 क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं। कंस्ट्रेंट मोशन से आज तक 4 क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। तो होता क्या है कंस्ट्रेंट मोशन, सुन लो। कंस्ट्रेंट मोशन होता है साहब जुड़ा हुआ मोशन। जुड़ा हुआ मोशन मतलब अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं तो आपको कंसर्न लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पकड़ के खींच दिया, रगड़ दिया, चला दिया। ठीक है, ऐसा चलाना पड़ेगा कि भैया बंधन ना टूटे। रुको रुको, सुनना, ढंग से सुनना। नाम से क्लियर हो रहा है कंसर्न लेना, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन, जुड़ा हुआ मोशन, मतलब यहां पर क्या होगा, आपको जब 2 ब्लॉक जुड़े होते हैं, रस्सी से जुड़े होते हैं, तो यहां पर एक चलेगा ना, दूसरे को चलना पड़ेगा, और ऐसा चले कि रस्सी ना टूटे। मैं प्रॉपर्टी क्लियर करूं आपको, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्लियर करूं। ये मान लिया रस्सी है। अब अगर ये रस्सी है, इसमें बोलता हूं कि ये वाला पार्टिकल V1 से भाग रहा है, ये V2 से भाग रहा है, ये V3 से भाग रहा है। अब सोच के देखो, रस्सी में अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से भागेंगे। ये आगे वाला तेज भागेगा, पीछे वाला धीरे भागेगा, तो रस्सी खिंचेगी ना साहब। या आगे वाला धीरे भागेगा, पीछे वाला तेज भागेगा, तो रस्सी दबेगी ना। यानी रस्सी में क्या होगा, स्ट्रेन स्ट्रेस डेवलप होगा। यहां पर क्या होगा, रस्सी के टूटने की संभावना हो जाएगी। अब एक ही केस में रस्सी नहीं टूट सकती, एक ही केस में रस्सी नहीं टूट सकती जब रस्सी की लेंथ के अलोंग सारे पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर रस्सी की लेंथ के अलोंग सारे पॉइंट की वेलोसिटी अगर सेम है तो रस्सी नहीं टूटेगी, रस्सी नहीं टूटेगी। और तुम क्या चाहते हो, तुम रस्सी तोड़ना चाहते हो या रस्सी को नहीं तोड़ना चाहते हो? आप रस्सी को नहीं तोड़ना चाहते हो, रस्सी को नहीं तोड़ना चाहिए। अब यही कंस्ट्रेंट मोशन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है। जितने भी कंस्ट्रेंट मोशन वाले क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व करने का यही अप्रोच है कि रस्सी ना टूटे। रस्सी कब नहीं टूटेगी, जब रस्सी की लेंथ के अलोंग सारे पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, बराबर। बस आपको करना क्या है, जो भी रस्सी की लेंथ के अलोंग चलता है उसकी वेलोसिटी क्या कर देनी है, बराबर कर देनी है। ऐसे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, मैं सिंपल बताता हूं, एक एग्जाम्पल देके बताता हूं, है ना। मैं पहले यहां पर वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये भी अपने नीट में, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। लो मैं देता हूं आपको। एक हॉरिजेंटल प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक को रखा गया है।
ये ब्लॉक रख दिया मैंने मास है, ये रस्सी ले ली भाई, और यहाँ एक पुली लगा दी, पुली, ये एक पुली, और यहाँ से रस्सी से पकड़ के खींच रहे हैं, खींचू भैया, ये रस्सी से पकड़ के खींच दो, खींच दे भाई। ये बोल रहा है उसकी वेलोसिटी v है ना, तो जिस दिन इसका वर्टिकल से एंगल थीटा हो जाता है ना, ये बोल रहा है इस ब्लॉक का वेलोसिटी बताइए, ये बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बताइए। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? ठीक है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। हम चाहते हैं कि रस्सी ना टूटे। कंस्टेंट मोशन को सॉल्व करने का अप्रोच है कि रस्सी ना टूटे, और कब नहीं टूटेगी? जब रस्सी की लेंथ के अलोंग सारे पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। अब मुझे बताओ, ये तो तुमने लेंथ के अलोंग v दिया ना, तो सारे पॉइंट की क्या होनी चाहिए? सारे पॉइंट की v होनी चाहिए, सबका v होना चाहिए। तो इसको भी ऐसे चलना पड़ेगा कि इसकी लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या हो जाए? v हो जाए। तो अब मुझे बताओ, ये एंगल थीटा था ना, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आएगा? ये आएगा v ब्लॉक cos 90 माइनस थीटा। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ये v ब्लॉक cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होना चाहिए? v के बराबर। तो vb साइन थीटा बराबर कितना? v। तो vb का आंसर कितना आएगा? ब्लॉक का आंसर आएगा v अपॉन साइन थीटा। ये ब्लॉक का आंसर आ जाएगा v अपॉन साइन थीटा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भैया। मैं सिंपल प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, जुड़ा हुआ मोशन, जुड़ा हुआ मोशन। अगर रस्सी से बांध के किसी को चला रहे हो, दो ब्लॉक चल रहे हैं, 3 मास चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं, तो उनको ऐसे चलना पड़ेगा कि रस्सी ना टूटे। रस्सी ना टूटे तो एक ही प्रॉपर्टी है, रस्सी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बराबर। अब जिसका लेंथ के अलोंग दिया है बहुत बढ़िया है, उसके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। जिसका लेंथ के अलोंग नहीं है ना, उसके कंपोनेंट कर लो। मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ढंग से सुन लो। किसके कंपोनेंट करना है? उसी के करना है जो रस्सी की लेंथ के अलोंग नहीं चल रहा। ये रस्सी की लेंथ के अलोंग नहीं चल रहा, इसका कंपोनेंट कर लो लेंथ के अलोंग, v के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गया। तो आंसर आ गया v अपॉन साइन थीटा। मैं रुको मैं एक दो क्वेश्चन और करके बताता हूं, फिर तुमसे करवाऊंगा। मैं एक दो क्वेश्चन मैं करता हूं, तो मैं और कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं, रुको। ठीक है मैं एक और देता हूं। ये हो गया सबका? आ जाऊं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? चलो अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला लो। ठीक है, ये दूसरा लो, दूसरा। अब मैं आपको दे रहा हूं कि साहब, ये मान लिया एक रॉड है, रॉड, ये दोनों एंड से मैंने कस दिया, इस रॉड को मैंने दोनों एंड से कस दिया। इसमें ये एक लूप लगा दिया मैंने, लूप, एक रस्सी लगा दी, रस्सी, एक यहां पर एक मास मैंने लटका दिया। ये लो, ये मास मैंने लटका दिया। ये कुछ इस तरह का केस है। देखो 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 देखो। अब आपसे बोल रहा है कि इस मोमेंट पर इस मास का वेलोसिटी आपको दिया जा रहा है v, और यहां से इसका एंगल दिया जा रहा है 37। ये बोल रहा है इस रिंग का वेलोसिटी बताइए, ये वेलोसिटी ऑफ रिंग बताइए, रिंग। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? ये एक रॉड है, रॉड के अंदर एक रिंग है, रिंग से एक रस्सी को बांधा गया है, और रस्सी से मास को लटका दिया गया। अब अगर मास v वेलोसिटी से चल रहा है, तो आपसे बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ रिंग बताइए कब? जिस दिन ये एंगल 37 है, ये एंगल 37 है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मास चलेगा तो वो रिंग जुड़ा हुआ है, उस रिंग को भी चलना पड़ेगा। अगर मास चलेगा तो उस रिंग को भी चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जुड़ा हुआ मोशन है, कंस्टेंट मोशन है, और कंसर्न लेके चलना पड़ेगा। और कंसर्न एक ही है भैया कि रस्सी ना टूटे। रस्सी नहीं टूटे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? रस्सी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बराबर। बताओ, ये वेलोसिटी रस्सी की लेंथ के अलोंग है कि नहीं है? ये रस्सी के लेंथ के अलोंग है कि नहीं है? ये बिल्कुल रस्सी की लेंथ के अलोंग है। तो इस मास को भी ऐसे चलना पड़ेगा कि रस्सी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी v के बराबर हो जाए, v के। अब आप देखो, ये एंगल 37 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 53 होगा। तो रिंग का ये कंपोनेंट कितना होगा? ये होगा VR cos 53। ये कंपोनेंट होगा VR cos 53। और आप समझने लगे हैं, ये VR cos 53 किसके बराबर होगा? VR cos 53 बराबर v होगा। cos 53 अच्छी तरह जानते हो, 3/5। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5/3। आंसर आ जाएगा 5/3। कौन सा पकड़ में आ गया भैया? है ना? ये रिंग की वेलोसिटी आ जाएगी 5/3। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। मैं फिर से क्लियर कर दूं, कंपोनेंट किसके करना? कंपोनेंट उसके करना जो रस्सी की लेंथ के अलोंग नहीं चलता। देखो, 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने। जिसकी वेलोसिटी रस्सी की लेंथ के अलोंग है, उसके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। रस्सी के टुकड़े नहीं करने, रस्सी को तोड़ना नहीं है। और एक ही तरीका है कि रस्सी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या हो जाए? बराबर। तो जो रस्सी की लेंथ के अलोंग चल रहा है उसको चलने दो, जो नहीं चल रहा उसका लेंथ के अलोंग कंपोनेंट करो, इसके बराबर करो। आई थिंक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। कौन सा पकड़ में आ गया होगा? ठीक है, मैं चलो एक और देता हूं।
एक और देता हूं मैं, एक प्रैक्टिस और कराता हूं। सिंपल सा फंडा है कांस्टेंट मोशन को सॉल्व करने का, रस्सी ना टूटे। और रस्सी कब नहीं टूटेगी? जब रस्सी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी? बराबर। रस्सी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी बराबर। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट मोशन नहीं है बेटा? पहले तो ये सही कर ले, कांस्टेंट मोशन नहीं, कंस्ट्रेंट मोशन है। कंस्ट्रेंट, कंसर्न लेना, और कंसर्न किससे लेते हैं? जिससे जुड़े होते हैं। जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। कंसर्न हमेशा उससे लिया जाता है जिससे जुड़े होते हैं। तो अगर एक चल रहा है तो दूसरे को चलना पड़ेगा, ये चल रहा है तो उसको चलना पड़ेगा। ऐसे मोशन को ही कंसर्न मोशन बोलते हैं साहब, कंस्ट्रेंट मोशन। तो इसकी वेलोसिटी देके उसकी पूछेगा, या उसकी देके इसकी पूछेगा। ठीक है, आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी सबको। चलो मैं एक और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, एक और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं। ठीक है, कंसर्न मोशन का एक क्वेश्चन और लो। अभी तक मैंने दोनों जो क्वेश्चन दिए ना, उन दोनों क्वेश्चंस में एक की वेलोसिटी रस्सी की लेंथ के अलोंग होती थी और दूसरे की वेलोसिटी रस्सी की लेंथ के अलोंग नहीं होती थी। अब मैं ऐसा दूंगा कि दोनों की वेलोसिटी रस्सी की लेंथ के अलोंग नहीं होगी। ये लो साहब, एक मास ये अटैच कर दिया, रस्सी से एक मास ये अटैच कर दिया, ये दो मास रस्सी से अटैच है ना। आपको बोल रहा है कि साहब इसका वेलोसिटी v है, तो इसका वेलोसिटी बताइए। ये v2 पूछ रहा है, v2 v1 देके v2 पूछ रहा है, एंगल दे रहा है आपको। ये एंगल है 37 डिग्री और ये एंगल दिया है 53 डिग्री। ये एंगल 37, ये एंगल 53, ये आपको v2 पूछ रहा है। समझ रहे क्वेश्चन? ठीक है, ये कांस्टेंट मोशन मतलब सिंपल देखो। ठीक है, यहां पर दोनों जुड़े हुए हैं, एक चलेगा तो दूसरे को चलना पड़ेगा, एक चलेगा तो दूसरे को चलना पड़ेगा। कांस्टेंट मोशन भैया, जुड़ा हुआ मोशन। तो एक की वेलोसिटी देके दूसरे की वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, मैं फिर से कह दूं, क्या करोगे? रस्सी के टुकड़े नहीं होने चाहिए। और रस्सी के टुकड़े कब नहीं होंगे? जब रस्सी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी बराबर होगी। और रस्सी की लेंथ के अलोंग जो चल रहा है उसके तो उसके टुकड़े करने ही नहीं है, जो नहीं चल रहा उसके करने। जो भी रस्सी की लेंथ के अलोंग नहीं चल रहा ना, उसके कंपोनेंट कर दो। बताइए आज कंपोनेंट किसके करोगे? कमेंट करके बताओ आज कंपोनेंट किसके करोगे। ये पहले के, दूसरे के, कि दोनों के? बोलो आज कंपोनेंट किसका करोगे? पहले का, दूसरे का, कि दोनों का? ठीक है, पहले का, दूसरे का, कि दोनों का? पहले का, दूसरे का, कि दोनों का? बताइए साहब। कुछ बच्चे वेरी गुड, कई बच्चों ने जवाब भी दे दिया। मजा आ रहे हैं यार, बहुत अच्छी बात भैया, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है यार। कई बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो कई फर्जी बच्चे फर्जी कमेंट करते रहते हैं। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? पढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ता जा यार। अभी कंस्टेंट मोशन पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद कुछ भी और, इसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाऊंगा, लिफ्ट विफ्ट वाले केस पढ़ाऊंगा यार। तू पढ़ता रहे यार, तेरे को इतनी क्या चिंता हो रही है? जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ ले, जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ ले। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। चलो आ जाओ, आज कंपोनेंट दोनों के करोगे, आज कंपोनेंट दोनों को करेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। यहां से देखो, ये एंगल क्या है? ये एंगल 37 है, 37। ये 37, तो ये क्या होगा? ये 53 होगा, 53। अब 53, तो v का ये कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा v cos 53, है ना। रस्सी की लेंथ के अलोंग v cos 53। अच्छा, अब इसका देखो, ये 53 है तो ये 37 होगा। अब ये 37 होगा तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? ये कंपोनेंट आ जाएगा v2 cos 37। ये आ जाएगा v2 cos 37। अब आप चाहते हैं कि रस्सी ना टूटे, तो रस्सी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। ये सब जगह v2 cos 37 होना चाहिए, और ये सब जगह कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए v1 cos 53। ये v1 cos 53। अब बताओ, ये दोनों बराबर होंगे तभी तो रस्सी नहीं टूटेगी ना। तो v1 cos 53 बराबर v2 cos 37। बोलो फटाफट, cos 53 कितना हो गया? 3/5। cos 37 कितना हो गया? 4/5। तो अल्टीमेटली v2 बराबर कितना आ गया? v2 बराबर आ गया 3/4 टाइम्स ऑफ v1। ये 3/4 टाइम्स ऑफ v1, और v1 v है ना, तो आंसर आ जाएगा 3/4 v। अगर ये v1 v है तो आंसर आ जाएगा 3/4 v। आई थिंक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। तो एक ही तरीका, रस्सी ना टूटे। अगर रस्सी की लेंथ के अलोंग कोई चल रहा है तो उसके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। जो रस्सी की लेंथ के अलोंग नहीं चल रहा उसके कंपोनेंट कर लो। आई थिंक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी सबको, बात पकड़ में आ गई होगी, तरीका समझ में आ गया होगा। कंस्टेंट मोशन का मतलब समझ में आ गया होगा, जुड़ा हुआ मोशन। कंसर्न मोशन, कंसर्न लेना पड़ता है। ऐसा ना हो कि बंधन टूट जाए। एक ही तरीका है, बंधन ना टूटे। जुड़े हैं, टूटने के लिए नहीं जुड़े। तो ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा कि रस्सी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी बराबर हो। तो वो क्या करना है? इसकी भी वेलोसिटी लेंथ के अलोंग नहीं थी,
इसकी भी वेलोसिटी लेंथ के अलोंग नहीं थी, तो दोनों के कंपोनेंट कर लिया अपन। इसका भी लेंथ के अलोंग कंपोनेंट कर लिया और इसका भी लेंथ के अलोंग कर लिया, और दोनों कंपोनेंट को बराबर कर दिया मैंने। ये दोनों कंपोनेंट को बराबर कर दिया। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। सिंपल सा ट्रिक है। चलो मैं एक और देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, और दो और कराता हूँ। चलो एक नहीं, दो और कराता हूँ। ठीक है, इसमें पहला पहला अपने नीट में आया हुआ था। ये पहला पहला वाला क्वेश्चन अपने नीट में आया था जो मैंने आज करा है ना, ये वाला ये नीट का आया हुआ है। अब अगले दो जो करा रहा हूँ वो भी नीट में आए हुए, अगले दो जो कराऊंगा वो भी नीट में आए हुए। लो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा केस दे रहा है कि ये दो पुली, लो भैया दोनों पुली फिक्स हैं, बांध दो, बांध दी दोनों पुली। ठीक है, इसमें एक रस्सी है, ये लो ये रस्सी है, इससे मास जुड़ा हुआ है, मास, एक मास को बांध दिया हमने, और ये एंगल दे रहा है वर्टिकल से, ये भी थीटा और ये भी थीटा, और इधर रस्सी से इधर रस्सी एक बांधी साहब, और एक रस्सी इधर बांधी। इसका वेलोसिटी भी v दे रहा है, इसका भी v दे रहा है। ये बोल रहा है इस मास का वेलोसिटी बताइए, ये बोल रहा है ये vm बताइए, vm वेलोसिटी ऑफ मास बताइए साहब। मैं क्लियर करूं ये कैसा केस है। ये बिल्कुल जैसे जिम में जाते हैं ना, जिम में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10 किलो 20 किलो 30 किलो मास लगा देते हैं, उसके बाद लीवर लेकर के खींचते रहते हैं, वो मास ऊपर नीचे होता रहता है, वो मास ऊपर नीचे। ये वैसा ही केस है, ये मास ऊपर हो रहा है साहब, ये दोनों तरफ से वेलोसिटी v है, इसको v से खींचोगे तो ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, अगर मैं इसको v से खींचता हूं तो ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ऐसा पूछ रहा है साहब, ये वेलोसिटी पूछ रहा है साहब। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा होगा। जुड़ा हुआ मोशन, कंसेंट मोशन, अगर जुड़े हैं तो ऐसे चलो कि रस्सी ना टूटे, तो जो रस्सी की लेंथ के अलोंग चल रहा है उसको उसके टुकड़े नहीं करने, जो रस्सी की लेंथ के अलोंग नहीं चल रहा उसके टुकड़े करने। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं तुम्हें कि टुकड़े रस्सी के नहीं करने हैं। जो रस्सी की लेंथ के अलोंग चल रहा है उसका तो वेलोसिटी वही रहेगा, जो नहीं चल रहा उसके कंपोनेंट करो। बताइए साहब, ये रस्सी की लेंथ के अलोंग v है ना, अब ये v है तो ये v ही रहना चाहिए, है ना। ये लो ये सारे पॉइंट का क्या होना चाहिए, v, ये भी क्या होना चाहिए, v, अरे इधर भी क्या होना चाहिए, v, ये देखो ये v है भैया, ये v है ना, ये भी v होना चाहिए। अब ये तो रस्सी की लेंथ के अलोंग है, ये नहीं है रस्सी की लेंथ के अलोंग। अब रस्सी की लेंथ के अलोंग ये नहीं चल रहा, तो इसको ऐसे चलना पड़ेगा कि इसका रस्सी की लेंथ के अलोंग वाला कंपोनेंट इस v के बराबर हो जाए। तो इसका ये वाला कंपोनेंट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा vm cos थीटा, है ना। इसका इधर कंपोनेंट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा vm cos थीटा। अब सिंपल देखो, ये vm cos थीटा किसके बराबर होगा, ये vm cos थीटा इस रस्सी से पूछो तो भी v के बराबर, ये vm cos थीटा इस रस्सी से पूछो तो भी किसके बराबर, v के बराबर। तो आंसर क्या आ गया, vm बराबर v बाई cos थीटा। अगर इतनी स्पीड से चलाना तो यहां पर ये रस्सी नहीं टूटेगी, यानी आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा vm बराबर v अपॉन cos थीटा। आई थिंक बात पकड़ में आ गया भैया। ठीक है, ये रस्सी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी को बराबर करना है, कुछ नहीं करना। जितने क्वेश्चन मैंने किए उनमें यही ट्राई किया कि रस्सी ना टूटे, और एक ही केस में नहीं टूटेगी जब रस्सी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या होगा, बराबर। तो ये चार क्वेश्चन मैंने करा दिए, चारों में एक ही प्रॉपर्टी लगाया है कि जो रस्सी की लेंथ के अलोंग नहीं चलता मैं उसके कंपोनेंट कर देता हूं अलोंग द लेंथ, उसके कंपोनेंट अलोंग द लेंथ और बराबर कर देता हूं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चार चार करा दिए भाई मैंने। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और नीट में आया हुआ क्वेश्चन देता हूं, एक और देता हूं। ठीक है, अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये वीएम का ये कंपोनेंट, ये कई बच्चे ऐसे करते हैं, देखो ऐसे, यहां पर क्या है वीएम का, ये बोलते हैं साहब वी का ये वाला वी कॉस थीटा और ये वाला वी साइन थीटा। मैं बताऊं बच्चे कैसी कैसी बुद्धि लगाते हैं, मैं बताऊं। ये बोलेंगे साहब वी का ये वी कॉस थीटा, ये वी साइन थीटा, वी का ये वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, बोले साइन साइन कैंसिल, कॉस कर देते हैं। अबे क्या तुम इक्विलिब्रियम बना रहे हो क्या, वो तुम इक्विलिब्रियम बना रहे हो जो फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हो, है ना। हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से कैंसिल कर दो, वर्टिकल को वर्टिकल से, फिर क्या लिखोगे ऊपर 2v cos थीटा बराबर mg लिखोगे क्या। अबे वेलोसिटी बराबर वेट होता है क्या, वेलोसिटी बराबर वेट होता है क्या, है ना। तो ध्यान रखो यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं है, क्या करना है, रस्सी नहीं टूटे तो एक ही तरीका, रस्सी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी बराबर कर दो, तो जो रस्सी की लेंथ के अलोंग नहीं है उसका कंपोनेंट कर दो। बड़ा सिंपल फंडा है। चलो मैं एक और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं। एक और नीट में आया हुआ क्वेश्चन, उसमें दीवार पे रॉड को टिका रखा था, रॉड को, ये देखो ये क्या था, ये था वर्टिकल वॉल, ये था वर्टिकल वॉल, और ये था हॉरिजॉन्टल सरफेस,
ये था हॉरिजेंटल सरफेस, ये वर्टिकल वॉल और ये हॉरिजेंटल सरफेस। इस पे साहब एक रॉड टिका देंगे। अच्छा, कई बार रॉड बोल देते हैं, कई बार लेडर बोल देते हैं, लेडर सीडी। ये तुम समझ रहे होगे, घर पे तुमने किया होगा ऐसा काम। कभी दीवार के सारे क्रिकेट का बैट रख दिया होगा, हॉकी रख दी होगी, कोई डंडा रख दिया होगा, अबे झाड़ू रख दिया होगा, ऐसे दीवार के सारे, है ना। अब ये दीवार चिकनी है और हॉरिजेंटल सरफेस भी चिकनी है, यहां भी फ्रिक्शन नहीं है, यहां भी फ्रिक्शन नहीं है, तो भैया इधर से भी फिसलेगा और इधर से भी फिसलेगा, है ना। ये भैया ये वाला एंड भी फिसल रहा है और ये वाला एंड भी फिसल रहा है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि साहब इसका वर्टिकल से एंगल है 37 डिग्री। उस समय टॉप वाला जो एंड है ना, उसका वेलोसिटी v है। जिस दिन वर्टिकल से एंगल 37 होता है, टॉप एंड का वेलोसिटी v है। तो बोल रहा है इस बॉटम वाले एंड का वेलोसिटी बताओ। ये बोल रहा है बॉटम एंड का वेलोसिटी बताओ। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई, है ना। ये टॉप वाले एंड का वेलोसिटी दिया है, बॉटम वाले एंड का वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, टॉप वाले एंड का वेलोसिटी दिया है और बॉटम वाले एंड का वेलोसिटी आपसे पूछा है। ठीक है, चलो करके बताओ, ये करके बताओ। ये रॉड दे दिया आपको, आपको रॉड बोल देगा। ठीक है, ये रॉड बोल देगा, लेडर बोल देगा, डंडा बोल देगा, बैट बोल देगा, झाड़ू बोल देगा, समझ रहे हो, सीडी बोल देगा। ये लो करके बताओ। ये टॉप वाले एंड का वेलोसिटी दिया है, बॉटम वाले एंड का वेलोसिटी बताइए। टॉप वाले एंड का वेलोसिटी दिया है, बॉटम वाले एंड का वेलोसिटी बताइए। टॉप वाले पॉइंट का वेलोसिटी दिया है, बॉटम वाले का पूछ रहा है। एक बच्चा बोल रहा है एलोंग का हिंदी में मतलब बताइए। बेटा मैं क्या करूं बता। ठीक है, अब तुम ऐसे बीच बीच में मजे लेते हो यार, क्या करूं मैं नहीं सुन रहा हूं तो तू बार बार वही कॉपी पेस्ट कर रहा है। नहीं बताऊं, नहीं बताऊं, जा नहीं बताऊं। बताओ एलोंग का हिंदी में मतलब बताओ। नहीं बताऊंगा, खुद ढूंढो, थोड़ा मेहनत करो, सर्च करो। आए इस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलो चेक करें, चेक करें, चेक करें। एक ही तरीका है, रस्सी ना टूटे, सीढ़ी ना तो टूटे, बंधन ना टूटे। ऐसा कब होगा? जब लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी? बराबर। जब इसकी सीढ़ी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी? बराबर। बोलो किसके कंपोनेंट करूं? ये बॉटम के कंपोनेंट करूं, टॉप के करूं कि दोनों के करूं? बताइए, बॉटम के करूं, टॉप के करूं कि दोनों के करूं? आज तो दोनों के करने पड़ेंगे। इसका टॉप एंड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर करोगे, ये बोलोगे वी टॉप कॉस 37। ये बॉटम वाले का एंगल देखिए, बॉटम वाले का देख रहे हो, ये 37 है, ये 90 है, तो ये 53 होगा ना, ये 53, तो ये भी 53 होगा। अब ये 53 होगा तो बॉटम वाले का लेंथ के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा? वी बॉटम कॉस 53। ये होगा वी बॉटम कॉस 53। ठीक है, अब क्या करना है साहब? बराबर कर देना है। ये रस्सी ना टूटे तो लेंथ के अलोंग वेलोसिटी बराबर, तो वी टॉप कॉस 53 बराबर वी बॉटम कॉस 53। ये बराबर कर दो। वी टॉप कॉस 37 बराबर वी बॉटम कॉस 53। कॉस 53 बताइए साहब, टॉप वाले पॉइंट का वेलोसिटी वी कॉस 37 4/5, कॉस 53 कितना? 3/5। ये बाई 5 उड़ा दो, ये आएगा v इंटू 4/3। आंसर आएगा v इंटू 4/3। बॉटम पॉइंट का आंसर आएगा v इंटू 4/3। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। सीधे सीधे ये टॉप पॉइंट का भी कंपोनेंट किया मैंने और बॉटम का भी कंपोनेंट किया, टॉप का बॉटम का दोनों का कंपोनेंट किया और बराबर कर दिया। ठीक है, ये आई थिंक दिखने लगा होगा। ये चलो मैं ये सफ़ेद से कर देता हूँ। ये होगा वी बी कॉस 53 और ये बोलेंगे तो ये होगा वी टी कॉस 37। बराबर कर दो, बराबर, आंसर आ गया। कर लोगे भाई? कर लूँ भरोसा? बोलो बोलो, कमेंट करके बताओ, भरोसा कर लूँ? 5 क्वेश्चन करा दिए इस कॉन्सेप्ट पर। मैं एक एक कॉन्सेप्ट पे कम से कम 5 क्वेश्चन तो कराते कराता हूँ। कर लोगे? ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है अपने, ये वाला भी नीट में आया हुआ है, हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और दे देता हूँ तुम्हारी तसल्ली के लिए, एक और दे देता हूँ। बच्चा बोल रहा है सर एक और करा दो, एक और कर लो। ये लो, ये लो, छठा क्वेश्चन भी कंस्टेंट मोशन पे कर लो, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चलेंगे। लो, आज मैं दीवार टेढ़ी दे रहा हूँ, दीवार टेढ़ी दे दूं, टेढ़ी दीवार।
तो जरूरी थोड़ी दीवार सीधी हो, दीवार टेढ़ी दे देता हूँ, फिर रॉड टिकाऊंगा मैं, ये लो, फिर रॉड रखूंगा मैं रॉड, ये देखो ये रॉड है, और तुम्हें पता है कि चिकनी दीवार होगी तो फिसलेगी फिसलेगी, टॉप एंड भी फिसलेगा और बॉटम एंड भी फिसलेगा। ये लो ये रॉड दे दिया मैंने, रॉड। अब ये बोल रहा है कि टॉप वाले एंड का वेलोसिटी बताओ, टॉप वाले एंड का वेलोसिटी बताओ अगर बॉटम वाले एंड का वेलोसिटी v है, ये v है। आज टॉप का पूछ रहा हूँ, बॉटम का दे रहा हूँ, एंगल दे देता हूँ मैं, एंगल। चलो ये एंगल दे दिया मैंने अल्फा, और ये एंगल दे दिया मैंने बीटा, ये एंगल मैंने बीटा दे दिया। चलो वो वाला भी नहीं देता हूँ, थोड़ा और बदलाव कर देता हूँ, ये लो ये एंगल दे देता हूँ बीटा, एंगल ही बदल देता हूँ, ये लो ये वाला एंगल दे देता हूँ बीटा, ये लो ये बीटा दे दिया, ये अल्फा ये बीटा। बताइए, एक क्वेश्चन और दिया मैंने, करो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, थोड़ा मन का डर और खत्म करो, ठीक है। कंस्टेंट मोशन में 5 क्वेश्चन पर्याप्त हैं यार, इससे पहले चलने वाली पुली में 5 करवा दिए, चलने वाली पुली के 5 क्वेश्चन दे दिए, 5 कंस्टेंट के दे दिए, है ना, और करीब 3 तो सॉल्व एग्जाम्पल में अपने मॉड्यूल में है, और करीब अपने एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, तो 8-9 क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन मेरे कॉपी में हो गए, 8-9 क्वेश्चन मॉड्यूल में मिल जाएंगे, 17-18 क्वेश्चन एक टॉपिक पे बहुत होते हैं यार, ये आज ही कर लोगे भाई, आज ही घर जाके मॉड्यूल कर लेना यार, ठीक है। अब मैंने गलती करी मॉड्यूल बोल के, फिर शुरू हो जाएंगे यहाँ पर कमेंट, बोले मॉड्यूल कब, हार्ड कॉपी कब दोगे, हार्ड कॉपी कब दोगे। भाई मैं बोल रहा हूँ मिल जाएगी भाई, जब तक नहीं मिलती तो जो मिला हुआ है उससे तो काम चलाओ, जो मिला हुआ उससे तो काम चलाओ, इतनी मेहनत करके मॉड्यूल बनाया है, थोड़ा उसको करो, बहुत अच्छा मॉड्यूल बना है। रिपोर्ट लो तुम, है ना, रिपोर्ट क्या लो, तुम खुद अगर पढ़े लिखे बच्चे हो तो देखो, तुम्हें बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना, टीचर की मेहनत जल गई उसमें। करें चेक, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। फिर वही शुरू हो गए, बोले हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी, गलत छेड़ दिया मैंने, भूतों को छेड़ दिया मैंने। इधर आओ, मिल जाएगी भाई, जो पीडीएफ मिली उससे करने लगो। आओ, ये वाला एंगल अल्फा दिख रहा है, तो बता तीनों एंगल का सम 180 होगा ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये एंगल ये होगा। तो समझ सकते हो ये एंगल भी वही होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब कंपोनेंट करोगे इसका इसके अलोंग, ठीक है, आप देखो इसके अलोंग में कंपोनेंट करता हूं, अगर मैं इसके अलोंग कंपोनेंट करता हूं तो ये क्या होगा, वी टॉप कॉस अल्फा। इसका लेंथ के अलोंग कंपोनेंट करता हूं तो क्या बोलूंगा, वी बॉटम कॉस 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये मिलेगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब आप देख सकते हो कॉस 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्टीमेटली क्या होगा, ये कॉस बीटा ही तो होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा होगा। तो यहां से क्या आएगा, वी टी कॉस अल्फा बराबर, ये आएगा आपके पास वी बी कॉस, ये कितना मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अब कई बच्चे यहां बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि कि सर कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है, कई बच्चे बुद्धि लगाते हैं, देखना अभी कमेंट करने लगेंगे, कई तो सोच ही नहीं रहे थे, कई अब सोचेंगे, मेरे बोलने के बाद सोचेंगे कि कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है, यानी वेलोसिटी माइनस, मतलब ये एंड उधर उधर जाएगा, उधर जाएगा। अबे रुको रुको रुको, ज्यादा मत सोचो, इधर बीटा को देख लो, बीटा खुद 90 से बड़ा दिख रहा है, ये बीटा 90 से बड़ा, तो इन दोनों का सम करूंगा तो 90 से ज्यादा आएगा ना, तो ये एंगल 90 से कम ही होगा, ये एंगल 90 से कम ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, कॉस थीटा प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो, है ना, ये प्लस ही आएगा। तो यहां से अब बोलो आंसर क्या बोलोगे, टॉप पॉइंट का आंसर क्या बोलोगे, बॉटम का वी, तो आंसर होगा वी कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा, है ना, ये वी कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। तो कंस्टेंट मोशन क्लियर है, आई थिंक कर लोगे कंस्टेंट मोशन। ठीक है, फिर क्या करना है, रॉड ना टूटे, तो रॉड की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी बराबर करनी है, तो मैंने इसका भी लेंथ के अलोंग वेलोसिटी बराबर किया और इसका भी लेंथ के अलोंग वेलोसिटी बराबर किया, कुछ नहीं किया, बराबर कर दिया। माइनस कॉस थीटा नहीं आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने छेड़ दिया, गलत छेड़ दिया मैंने, है ना, पहले सोए हुए लोगों को मैं जगा देता हूँ लगता है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये क्या है, बच्चे इसको देखते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आना चाहिए, है ना, माइनस कॉस थीटा, फिर बुद्धि लगाने लगते हैं कि यार ये अगर नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर है, रॉड का ये सिरा इधर जा रहा है, ये सिरा उधर जा रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अबे तो तुम गलत सोच रहे हो, इस एंगल को देखो, ये 90 से ज्यादा है, अब इन दोनों का सम करोगे अल्फा और बीटा का सम, तो यही 90 से ज्यादा है, तो ओवरऑल 90 से ज्यादा ही तो होगा, और अगर ये 90 से ज्यादा होगा तो ये 90 से कम आएगा ना, ये 180 माइनस थीटा 90 से कम होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो हुआ,
कॉस थीटा प्लस ही आएगा प्लस, तो मैं इसको प्लस ही लिख रहा हूँ। देखो वी बी कॉस माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखा मैंने, कॉस अल्फा प्लस बीटा, प्लस ही लिखा प्लस। कर लेंगे भाई, हो जाएगा। चलो तो कंस्टेंट मोशन के 5 क्वेश्चन हो गए, चलने वाली पुली के भी 5 क्वेश्चन हो गए, है ना। अब ऐसा नहीं कि हर टॉपिक खत्म करके बीच बीच में बातचीत करने लगो तुमसे, है ना। अब आ जाओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, अब आ जाओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी तक जो भी काम किया हमने सब ग्राउंड पे बैठ के किया। अब तक जो भी काम किया हमने, एक्सेलेरेशन निकाला, टेंशन निकाला, फोर्स निकाला, कॉन्टैक्ट फोर्स निकाला, जो भी निकाला सब ग्राउंड पे बैठ के निकाला है। निकालूंगा अभी आगे भी वही चैप्टर में यही है। भाई यही फोर्स तो पूछेगा, और पूछेगा क्या, फोर्स पूछेगा, एक्सेलेरेशन पूछेगा, लेकिन अब कहाँ बैठ के पूछेगा, उन्हें लिफ्ट में बैठ के बताओ, गाड़ी के अंदर बैठ के बताओ। तो आओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हैं। अब आगे बातें करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भैया, नेक्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सुनना और समझना, सुनते जाओ भाई, सुनते जाओ, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। वो जगह जहां से बैठ करके मोशन की स्टडी करोगे, वो जगह जहां से बैठ करके मोशन की स्टडी की जाएगी, उस जगह को क्या नाम देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो जगह क्या हो सकती है, वो जगह ग्राउंड हो सकता है ना, वो जगह एक बस हो सकती है, वो जगह एक व्हीकल हो सकता है, वो ट्रेन हो सकती है, वो हवाई जहाज हो सकता है, वो मून हो सकता है, वो जुपिटर हो सकता है, वो तुम्हारे कमरे की खिड़की हो सकती है। कहीं से भी बैठ करके तुम्हें किसी को भी देखने का पूरा अधिकार है। मतलब वो जगह जहां बैठ करके मोशन की स्टडी की जाए, उस जगह को क्या नाम देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, कुछ नहीं बोलते क्वेश्चन में, जैसे आज तक कुछ नहीं बोला, आज तक इतने दिन हो गए चैप्टर में चलते चलते, मैंने कुछ नहीं बोला कि एक्सेलेरेशन निकालो तो कहां से निकालो, मैंने कुछ नहीं बोला टेंशन निकालो तो कहां से निकालो। अगर कुछ नहीं बोले तो फ्रेम होता है ग्राउंड, अगर कुछ नहीं बोले तो फ्रेम क्या होता है, ग्राउंड। ग्राउंड मतलब क्या मानेंगे, अर्थ। इस अर्थ को हम क्या मान के चलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब रुकना, सिंपल सी थ्योरी है, हम जिसको फ्रेम मानते हैं ना उसको रेस्ट पे मान लेते हैं। हालांकि एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अर्थ को फ्रेम मान रहा हूं, तो यहां पर तुम अर्थ के बाहर से जाके देखो, मून से देखो, तुम जुपिटर से अर्थ को देखो, क्या अर्थ रेस्ट पर है, क्या अर्थ रेस्ट पर नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। अर्थ भी रेस्ट पर नहीं है, ठीक है। अब तुम अगर जुपिटर के रहने वाले होते तो जुपिटर को फ्रेम मानते साहब, तुम मून के रहने वाले होते तो मून को फ्रेम मानते, तुम अर्थ के रहने वाले हो तो अर्थ को फ्रेम मानोगे, है ना। अगर कुछ नहीं बोला जाए तो फ्रेम क्या होता है, जिस प्लेनेट के आप प्राणी है ना, वही फ्रेम है साहब। हम अर्थ पे क्वेश्चन करते हैं तो हमारे लिए फ्रेम क्या है, अर्थ। अच्छा, अब इसमें 2 तरह के फ्रेम सुनोगे तुम, सुनते जाओ मुझे, तुम आप 2 तरह के फ्रेम सुनोगे, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। ये इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं, जो या तो रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हो। मेरी बात ढंग से सुन लेना भैया, रेस्ट का मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता, रेस्ट का मतलब क्या होगा, रिलेटिवली रेस्ट। मैंने कहा ना, एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की दुनिया में कोई जगह नहीं है ना। अगर कोई रिलेटिवली रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ऐसे केस में उस फ्रेम को मानते हैं इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं, जो या तो एक्सीलेटेड हो या रिटार्डेड हो, मतलब जिनके पास एक्सीलेशन हो, जो स्पीड अप होते हो स्पीड डाउन होते हो, उनको क्या मानेंगे, नॉन इनर्शियल, ठीक है। रुकना, नॉर्मली अर्थ को हम क्या मान के चलते हैं, इनर्शियल। वास्तव में है नहीं, वास्तव में यूनिवर्सल बात करूं तो अर्थ भी इनर्शियल नहीं है। तो होता है अर्थ भी घूम रही है साहब, अर्थ भी घूम रही है, अर्थ का पास भी एक्सीलेशन है, तो अर्थ भी वास्तव में इनर्शियल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मान के चलते हैं, अर्थ को मान के चलते हैं इनर्शियल फ्रेम। हालांकि ये क्या है, ये मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है, ये रिलेटिवली रेस्ट है। ये क्या है, रिलेटिवली रेस्ट। चलो और सुनो, ठीक है। अब क्या होता है, जितने भी इनर्शियल फ्रेम है ना, उन पे क्या लगेगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इनर्शियल फ्रेम पे लगते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और जितने भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, उनमें आता है एक सूडो फोर्स का कंसेप्ट। याद हो तो जिस दिन मैंने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने उस दिन सूडो फोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। मैं आज और जानकारी देता हूं, मैं पूरी जानकारी देता हूं आपको। रुकना, सुनना। मैं बस में खड़ा हुआ हूं, अचानक से बस एक्सीलेट हुआ। अगर अचानक से बस एक्सीलेट होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, मेरी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रुकना चाहेगी, लेकिन मेरे पांव बस से जुड़े हुए हैं, तो पांव बस के साथ कहां जाएंगे, आगे। अब पांव आगे जाएंगे और बॉडी यहीं रह जाएगी, तो सोच के देखो, मेरे पांव आगे है, बॉडी वहीं रह गई, तो मुझे क्या लगेगा, मैं पीछे चला गया। मुझे बताओ, वास्तव में ये पीछे की तरफ कोई फोर्स था क्या? वास्तव में पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं था। ये यहां पर क्या था, ये वास्तव में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन लगने लगे कि कुछ है।
है नहीं, लेकिन लगने लगे कि कुछ कुछ है तो उसको शूडो बोलते हैं भैया, शूडो। तो ये शूडो की फीलिंग कहाँ आई? ये शूडो की फीलिंग ग्राउंड पे बैठ के आई या बस में बैठ के आई? कमेंट करो, मुझे फटाफट बताओ। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूं, मैं तुमसे कनेक्ट करना चाह रहा हूं, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये शूडो की फीलिंग कहाँ आई? ग्राउंड पे बैठ के आई कि बस में बैठ के आई? ये शूडो की फीलिंग कहाँ पे बैठ के आई? बोलो, ग्राउंड पे बैठ के कि बस में बैठ के? बताइए, शूडो की फीलिंग कहाँ पे आई? ग्राउंड पे बैठ के या बस में बैठकर? ठीक है, बोलो साहब, ग्राउंड पे बैठकर या बस में बैठकर? ठीक है, बस में बैठकर। बिल्कुल, वेरी गुड। जिस पे बीतती है वही जानता है, जिस पे बीतती है वही जानता है। तो काम की बात सुन लो, मेरी बातें सुनते जाओ। ये शूडो की फीलिंग हमें कहाँ आ रही है? बस में बैठ करके आ रही है ना? अच्छा, रुको रुको, ग्राउंड वाला बोलेगा न्यूटन, न्यूटन। ग्राउंड वाला न्यूटन लॉज ऑफ मोशन समझा रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट से, कि बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे थी और पाँव आगे चले गए, इसलिए पाँव के रेस्पेक्ट में बॉडी पीछे रह गई। आंसर देखो, आंसर दोनों जगह से सेम आएंगे। अंदर वाला भी वही बोलेगा, बाहर वाला भी वही बोलेगा। अंदर वाला चीजें समझाएगा किससे? अंदर वाला समझाएगा शूडो फोर्स से, और बाहर वाला समझाएगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। बाहर वाले ने क्या बोला कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से क्या बोला? बॉडी वहीं रहेगी, पाँव आगे चले गए। और अंदर वाला क्या बोल रहा है? अंदर वाला बोल रहा है कि पीछे की तरफ एक फोर्स लगा है, फोर्स, है ना? अंदर वाला बोलता है शूडो शूडो, बाहर वाला बोलता है न्यूटन न्यूटन। आंसर दोनों से सेम आते हैं। दोनों आंसर क्या बोल रहे हैं? बॉडी कहाँ गई? पीछे। एक बोल रहा है पीछे रह गई, एक बोल रहा है पीछे चली गई। आंसर तो सेम बोल रहे हैं ना दोनों। चलो रुको, यही बस थी, यही बस कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही थी, मैं बस में खड़ा था, अचानक से बस में ब्रेक लगे। अचानक से बस में ब्रेक लगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? आगे। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये तुमने फील किया होगा ये। अब कारण समझो, कारण। पहले मैं ग्राउंड पे खड़े होकर कारण समझाता हूं। मैं ग्राउंड पे खड़े होकर समझाता हूं ना, तो मैं बोलूंगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मैं क्या बोलूंगा? बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से चल रही थी और पाँव को ब्रेक लग गए। मेरे पाँव को ब्रेक लग गए लेकिन बॉडी चलती रही। तो सोचो, सेम टाइम में कौन ज्यादा चला? सेम टाइम में पाँव के मुकाबले बॉडी ज्यादा चली, तो कहां जाएंगे? आगे जाएंगे। पाँव के मुकाबले में कहां चला? मैं बस के मुकाबले कहां चला जाऊंगा? आगे। ये मैंने ग्राउंड पे बैठ के समझाया इनर्शिया ऑफ मोशन से कि बॉडी कहां चली गई? आगे। अब जो बस के अंदर बैठा है ना, वो बोलेगा भैया जिस पे बीतती है वही जानता है। जैसे ही ब्रेक लगते हैं बॉडी आगे की तरफ जाती है। मुझे बताओ, आगे कोई फोर्स था क्या? आगे कोई फोर्स नहीं था, कुछ नहीं है, लेकिन लगने लगे कि कुछ कुछ है। इसी को तो शूडो बोलते हैं ना, शूडो। तो बताइए, आज शूडो की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? आज शूडो की डायरेक्शन आ रही है आगे की तरफ। मैं फिर से क्लियर करूं, मैं शूडो की डायरेक्शन बताना चाह रहा हूं, है ना? पहली चीज क्लियर करो, शूडो की फीलिंग कहाँ आई? शूडो की फीलिंग कहाँ आई? शूडो की फीलिंग बस में बैठ के आई, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ रही है। तो भैया इनर्शियल फ्रेम में बोलोगे न्यूटन न्यूटन, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या बोलोगे? शूडो शूडो। आंसर दोनों से सेम आएंगे, है ना? एक ब्रेक लगते ही बॉडी कहां जाती है? आगे। और एक्सीलेट होते ही बॉडी कहां जाती है? पीछे। चलो चलो, रुको 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 रुको, मैं यहां पर एक एग्जांपल और दे दूं। मैं एक एग्जांपल और दे दूं। अचानक से बस ने राइट टर्न लिया, बस सीधी सड़क पे जा रही थी, बस ने अचानक से राइट टर्न लिया। अब अगर बस राइट टर्न लेते हैं तो मेरे जो पाँव है ना, पाँव, ये पाँव बस के साथ राइट में जाएंगे, लेकिन बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से सीधे जाने की कोशिश करेगी। अब इमेजिन करके देखो, पाँव मेरे बस के साथ और मेरी बॉडी सीधे, तो मुझे बस के अंदर खड़ा होकर क्या लगेगा कि मैं कहाँ चला गया? बाहर चला गया। मैं बस के अंदर खड़ा होकर क्या फील करूंगा? कि मैं बाहर चला गया। मुझे बताइए, ये वास्तव में बाहर की तरफ कोई फोर्स है या ये शूडो है? ये वास्तव में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ग्राउंड पे बैठ के मैं बोलूंगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ। लेकिन अंदर बैठ के क्या बोलूंगा? अंदर बोलूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर बैठ के क्या बोलूंगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो भैया काम की बात सुन लो, ये शूडो की फीलिंग कहाँ आती है? शूडो की फीलिंग हमेशा आती है कहां पर? बस के अंदर बैठ के, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। इनर्शियल फ्रेम में कोई शूडो नहीं आएगा। ये सब शूडो जो आएगा ना, वो कहां आने वाला है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब डायरेक्शन को कंक्लूड कर लो। तीन तीन एग्जांपल दिए मैंने, तीनों केस में डायरेक्शन को कंक्लूड कर ले भैया। देखो, जब बस एक्सीलेट हुआ था ना, तो शूडो कहां लगा था? पीछे, मतलब एक्सीलेशन की डायरेक्शन के अपोजिट। बस में ब्रेक लगाया तुमने, ब्रेक, अगर ब्रेक लगाया मतलब एक्सीलेशन का डायरेक्शन पीछे है, तो मैं कहां गया? आगे, मतलब शूडो मुझे फिर कहां लगा? एक्सीलेशन के अपोजिट। ठीक है। जब मैं राइट हैंड साइड पे घूमा, है ना, बस को राइट हैंड साइड पे घुमाया, तो सेंट्रीपिटल उधर था, तो सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा? बाहर की तरफ। काम की बात सुन लो, शूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहां होता है? जिस डायरेक्शन में उस फ्रेम का, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलेशन होगा ना, उसके अपोजिट। नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सीलेशन के अपोजिट होगा। आई थिंक बात क्लियर होगी होगी। तो मैं ये सारी बातें जो जो मैंने बोली ना, मैं एक एक करके पहले लिख देता हूँ। ये बातें मैं लिख देता हूँ, ठीक है? अच्छा, फ्रेम तो समझ में आ गया होगा, वो जगह जहां बैठ करके मोशन की स्टडी करोगे। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ठीक है, वो जगह है जहां बैठकर मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन की
स्टडी करते हैं, जहां बैठकर मोशन की स्टडी करते हैं, ये जगह क्या हो सकती है? ये जगह अर्थ हो सकती है, ये जगह ग्राउंड हो सकती है, ये जगह बस हो सकती है, ये जगह ये कोई घर हो सकता है, घर, अरे घर हो सकता है, घर की खिड़की हो सकती है, अरे गांव की चौपाल हो सकती है। मेरी भावनाएं समझ रहे हो भैया? ये बस घर की खिड़की हो सकती है, खिड़की, ये यहाँ पर रोड हो सकता है, अबे गांव की चौपाल हो सकती है, गांव की चौपाल हो सकती है। कहीं भी बैठ करके किसी को भी बैठकर देखने का तुम्हें पूरा अधिकार है ना? अब ऐसा मत बोलना किसी को देख लो, और सर ने कहा था कि कहीं से भी बैठ करके किसी को भी देखने का तुम्हें पूरा अधिकार है। अबे ये मोशन की स्टडी कर रहे हैं, मोशन को देखने की बातें कर रहे हैं, किसी को देखने की बात नहीं कर रहे, है ना? अब इसमें बता दूं मैं आपको, कुछ नहीं बोला जाए तो फ्रेम क्या होता है? कुछ नहीं बोला जाए तो फ्रेम क्या मानोगे? ग्राउंड। ठीक है, इफ फ्रेम नॉट डिफाइन, मैं बातें कर रहा हूं साहब, फ्रेम नॉट डिफाइन, इफ फ्रेम नॉट डिफाइन ऑलवेज कंसिडर्ड ग्राउंड और अर्थ। ठीक है, इफ फ्रेम नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन क्या मान लोगे? अर्थ मान लोगे या ग्राउंड मान लोगे? ग्राउंड। अच्छा एक और बात बता दूं, अगर वेक्टर फॉर्म में जाते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं, वेक्टर फॉर्म में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओगे और फ्रेम नहीं बताएगा तो ओरिजिन मान लेना, ओरिजिन 0 0। ठीक है, इन केस ऑफ वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, इन केस ऑफ वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम जाएं और कुछ नहीं बोले तो क्या मान लेना? ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएं और कुछ नहीं बोले तो क्या मान लो? ये ओरिजिन मान लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ऐसे केस में क्या मान लेना? ओरिजिन। ये ओरिजिन मतलब 0 0 0, है ना? ये मैं उन केस के आंसर बोल रहा हूं जब क्वेश्चन में कोई फ्रेम का जिक्र नहीं होगा, जब क्वेश्चन में कोई फ्रेम का जिक्र नहीं होगा तो ओरिजिन मान लेंगे। ठीक है, चलो मैं और बताता हूं, दो तरह के फ्रेम बोलते हैं हम। अब दो तरह के बोलते हैं साहब, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ठीक है, एक बोलते हैं साहब इनर्शियल फ्रेम और एक बोलते हैं साहब नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब इनर्शियल फ्रेम अगर मैं बोलूं तो वो है भैया जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगेंगे। ठीक है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल। सारी बातें हम किससे बोलते हैं साहब? न्यूटन फर्स्ट लॉ से बोलते हैं, है ना? सारी बातें जो जो मैंने एक्सप्लेन करी सब मैंने किससे एक्सप्लेन करी, है ना? ये एप्लीकेबल है फर्स्ट लॉ से। जबकि यहाँ क्या लगता है? यहाँ शूडो फोर्स लगता है साहब, ये शूडो फोर्स लगेगा, शूडो फोर्स। अच्छा इसमें क्लियर कर दूं, ये कब होगा? जब या तो रेस्ट पर हो, रेस्ट का मतलब कौन सा? एब्सोल्यूट रेस्ट की रिलेटिव रेस्ट, है ना? ये रिलेटिव रेस्ट होगा, रिलेटिव रेस्ट। या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो ऐसे फ्रेम को क्या मानेंगे? इनर्शियल। अगर एक्सीलेटेड फ्रेम है, एक्सीलेशन है या रिटार्टेशन है तो इसको क्या मानेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसको मानेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं साहब, नॉर्मली ग्राउंड को क्या मानते हैं? वैसे तो मैं क्लियर कर दूं, अर्थ जो है ना, अर्थ भी यूनिवर्सल बात की जाए, अगर यूनिवर्सल बात की जाए तो अर्थ भी इनर्शियल नहीं है, अर्थ भी नॉन इनर्शियल है भैया। देखो देखो देखो, हम क्वेश्चन अर्थ पे बैठ के करते हैं, इसलिए अर्थ के रेस्पेक्ट में सारी बातें कर लेते हैं, इसलिए अर्थ को इनर्शियल मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं यूनिवर्सल बात करूं, पूरे यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो अर्थ भी इनर्शियल नहीं है, अर्थ भी नॉन इनर्शियल है, अर्थ भी नॉन इनर्शियल है। ठीक है, अच्छा और बताऊं मैं आपको, यहां पर इस केस में क्या आएगा? शूडो आएगा, और शूडो का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा एक्सीलेशन के अपोजिट। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स, ठीक है, ये शूडो फोर्स ये होगा अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलेटेड फ्रेम, ऑफ एक्सीलेटेड फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैं सिंपल लिख करके बता दूं साहब, शूडो फोर्स के लिए बोलते हो माइनस मास इनटू एक्सीलेशन ऑफ फ्रेम। कौन से फ्रेम का एक्सीलेशन, है ना? ये माइनस साइन इसी को बता रहा है साहब, माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन। रुको मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं शूडो के एग्जांपल देता हूं, मैं शूडो का एग्जांपल दूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि साहब ये पर्सन बस में बैठा हुआ है, ये पर्सन बस रेस्ट पर थी, ये बस थी रेस्ट पर, अचानक से बस को कर दो एक्सीलेट, बस को कर दो एक्सीलेट, इसको एक्सीलेशन दे दो भैया,
राइट हैंड साइड में एक्सेलेरेशन दे रहा हूं, मतलब मैं इसको पॉजिटिव बोल देता हूं, पॉजिटिव। बताइए साहब, अब एक्सेलेरेटेड फ्रेम ये इनर्शियल हुआ कि नॉन इनर्शियल? ये एक्सेलेरेटेड फ्रेम नॉन इनर्शियल हो गया, और नॉन इनर्शियल में तुम्हें पता है शूडो का फंडा आएगा। अब शूडो लगेगा तो किस पर? शूडो बस पे थोड़ी लगेगा, शूडो इस पैसेंजर पे लगेगा। तो पैसेंजर पर शूडो की अगर मैं डायरेक्शन बोलूं, इस पैसेंजर पर शूडो का डायरेक्शन बोले, तो आप समझ सकते हो, मैंने आपको बताया एक्सीलरेटेड फ्रेम के अपोजिट, तो ये इधर लगेगा इधर। और शूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे? ये बोलोगे m इंटू ए। देखो फोटो में मैंने डायरेक्शन शो कर दिया इसलिए माइनस नहीं लिख रहा हूं, फोटो में मैंने डायरेक्शन अपोजिट शो कर दिया इसलिए माइनस लिख रहा हूं। क्या बोलोगे? जैसे ही बस एक्सीलरेट होगी ये आदमी कहां जाएगा? पीछे। बस एक चीज पे गौर करना, ये पांव और आदमी के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, ये पांव और आदमी के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए। ये नीट वाला क्वेश्चन हो गया भैया, अपने नीट में आया था एक, अपने नीट में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें नीट में जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें पांव में फ्रिक्शन नहीं था, आदमी और बस के पांव के बीच में, पर्सन के पांव और आदमी, पर्सन के पांव और बस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं था। अगर फ्रिक्शन नहीं था तो पांव फिसलने लगेंगे भैया, ये कोई जुड़ाव नहीं होगा, कोई जुड़ाव नहीं होगा, पांव फिसलने लगेंगे। तो समझ सकते हो पर्सन कहां गया? पर्सन पीछे गया, थोड़ी देर बाद बस की दीवार पे जाके चिपक जाएगा, पीछे वाली दीवार पे। तो काम की बात सुन लो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो पर्सन वहीं खड़ा रह गया क्योंकि पांव के साथ जुड़ाव था ही नहीं, लेकिन बस के रेस्पेक्ट में पर्सन कहां चला गया? पीछे चला गया, है ना। ये मैं किस केस की बात कर रहा हूं? जब कोई फ्रिक्शन ना हो। ये अभी मैंने ये फोटो बनाया उसमें साफ साफ स्वीकार कर रहा हूं कि बस पांव, पर्सन के पांव बस के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब फ्रिक्शन है। चलो इसी केस में अगर मैं बोलता कि साहब बस को ब्रेक लगा दो, ब्रेक, मैं बोल रहा हूं बस को ब्रेक लगा दो, ब्रेक। अब अगर मैं बस को ब्रेक लगाता तो ये पर्सन कहां जाता? ये बस को अगर मैं ब्रेक लगा दूंगा तो पर्सन आगे जाएगा भाई। ये देखो, ब्रेक लगाने का मतलब एक्सेलेरेशन या रिटार्टेशन? ये रिटार्टेशन होगा, मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो अब फोर्स के फॉर्मूले में रखता हूं मैं F बराबर माइनस एम, और ए को भी माइनस रखता हूं तो प्लस बन जाएगा, प्लस। ये प्लस मतलब शूडो कहां लगेगा? ये शूडो आगे लगेगा, आगे। मतलब इस केस में पर्सन पीछे जा रहा था, इस केस में पर्सन कहां जाएगा? आगे जाएगा। इस केस में पर्सन आगे जाएगा, ठीक है। अच्छा और बता दूं मैं और एग्जांपल दूं, मैं शूडो के और एग्जांपल देता हूं आपको। मैं आपसे बोल रहा हूं कि साहब ये एक यूट्यूब है, यूट्यूब जानते हो ना, है ना। ये नहीं, गलत सोच रहे हो तुम, गलत सोच रहे हो। यूट्यूब मतलब वो इंटरनेट वाली नहीं, अरे वो रील वाली नहीं, ये मैकेनिकल डिवाइस, ये फिजिक्स में इसको बोलते हैं यूट्यूब, है ना। ये फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो ना, तो वहाँ इस तरह के यूट्यूब मैनोमीटर आते हैं साहब। ये मैनोमीटर बनाया जाता है, मैनोमीटर। लो इसमें पानी भर दिया मैंने, पानी भरा हुआ है ना। ये क्या भर दिया? वाटर भर दिया। अब मैं इसको एक्सेलेरेट करता हूँ राइट हैंड साइड में, मैं राइट हैंड साइड में इस यूट्यूब को एक्सेलेरेट करता हूँ। बताइए साहब, एक्सेलेरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल मतलब शूडो आएगा ना, शूडो। अगर राइट हैंड साइड में एक्सेलेरेशन दे रहा हूं, देखो पॉजिटिव, इसका मतलब शूडो कहां मिलेगा? ये शूडो लेफ्ट में मिलेगा, लेफ्ट में। और शूडो अगर लेफ्ट में मिलेगा तो ये जो पानी का लेवल है ना, ये पानी पहले क्या था? दोनों लिम्स में, दोनों तरफ सेम लेवल पे था ना, अब ये सेम लेवल पे नहीं रहेगा। पीछे की तरफ पानी क्या होगा? बढ़ जाएगा, और आगे की तरफ पानी क्या रहेगा? आगे की तरफ पानी कम रहेगा। ये देख सकते हो, आगे और पीछे ये पानी का लेवल डिफरेंस आ जाएगा। किसकी वजह से? किसकी वजह से साहब? इसको एक्सेलेरेट करने की वजह से। रुको मैं और एग्जांपल देता हूं, मैं शूडो के और एग्जांपल देता हूं, है ना। ये देखो, ये मैंने यूट्यूब दिया था ना, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं तो एक पानी का बर्तन लूंगा, पानी का बर्तन। ये लो एक पानी का बर्तन, ये मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया। आज पानी का लेवल बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब एक केस में बोलता हूं कि ये तो क्या था? ये तो रेस्ट पर था, वेलोसिटी 0 थी। मैं एक केस बोल रहा हूं कि इसको वेलोसिटी कांस्टेंट दूंगा, मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाऊंगा। एक केस बोल रहा हूं कि मैं राइट हैंड साइड पे इसको एक्सेलेरेशन दूंगा, एक्सेलेरेशन, राइट हैंड साइड पर इसको मैं एक्सेलेरेशन दूंगा। मुझे बताइए, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये इनर्शियल फ्रेम हुआ कि नॉन इनर्शियल? ये तो इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्या इनर्शियल फ्रेम में कोई शूडो आएगा क्या? ये इनर्शियल फ्रेम में कोई शूडो नहीं आएगा। इस इनर्शियल फ्रेम में शूडो का वैल्यू क्या होगा? 0। अगर शूडो का वैल्यू 0 होगा तो जब कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो ये लेवल क्या रहेगा? ये लेवल सेम रहेगा, ये लेवल भैया सेम रहेगा, लेवल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये लेवल क्या रहने वाला है? ये लेवल सेम रहेगा। लेकिन अब आ जाओ इधर आ जाओ, ये एक्सेलेरेशन दे दिया मैंने। इस एक्सेलेरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल मतलब शूडो आएगा। और अगर ये राइट में दे रहे हो तो शूडो कहां आएगा? ये शूडो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में। तो आप समझ सकते हो पानी का जो लेवल होगा ना, ये पीछे की तरफ बढ़ जाएगा, आगे की तरफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये पानी का लेवल पीछे की तरफ बढ़ जाएगा, आगे की तरफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई थिंक बात पकड़ में आ रही है भैया। अच्छा, यही क्वेश्चन गैस मॉलिक्यूल का नाम लगा के देते हैं साहब। एक बर्तन में गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल।
आपको पता है ये, चलो ये बर्तन को भी मैंने कहाँ रख दिया, गाड़ी में रख दिया। ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल। आपको पता है पूरे बर्तन में रेंडमली मूव करेंगे, रेंडमली, और आपस में टक्कर करते रहेंगे। और आइडियल केस माने तो तुम्हें पता है कि सब जगह डेंसिटी क्या होती है, सब जगह डेंसिटी सेम मानते हैं सब। लेकिन अब मैं इस बर्तन को कर रहा हूं एक्सीलेट, इस बर्तन को मैं राइट हैंड साइड पे एक्सीलेट कर देता हूं। भैया मुझे बताइए, ये बर्तन को अगर मैं राइट हैंड साइड पे एक्सीलेशन देता हूं तो यहां शूडो आएगा कि नहीं आएगा? आपको पता है शूडो कहां आएगा, पीछे की तरफ आएगा। अब पीछे की तरफ आएगा तो पीछे की तरफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे। पीछे की तरफ गैस मॉलिक्यूल अगर बढ़ जाएंगे ना, मतलब आगे के मुकाबले पीछे की तरफ गैस मॉलिक्यूल आपको ज्यादा मिलेंगे। ये इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब पीछे की तरफ यहां पर टक्करें बढ़ जाएंगी। पीछे की तरफ टक्करें बढ़ जाएंगी तो पीछे का प्रेशर आगे के प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हो आगे और पीछे के प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा। आज ये P1 मोर देन क्या हो जाएगा, P2। P1 मोर देन क्या हो जाएगा, P2। मतलब गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल यहां पर क्या कर रहे थे, बर्तन में रेंडमली मूव कर रहे थे। अचानक से आपने बर्तन को एक्सलेट कर दिया, तो अगर मैं शूडो से समझाऊं तो पीछे की तरफ बढ़ जाएंगे, और अगर मैं ग्राउंड पर बैठ के समझाऊं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं रहेंगे, बर्तन आगे भाग जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों से आंसर बोलोगे, पीछे की तरफ गैस मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, और पीछे की तरफ गैस मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो पीछे की तरफ टक्करें बढ़ जाएंगी, और पीछे अगर टक्करें बढ़ जाएंगी तो पीछे का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। पीछे का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक पकड़ पा रहे हो मुझे, मेरे सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। ये स्लाइड आपको शेयर हो जाएगी, अगर साथ साथ बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो आप साथ साथ। मैं पानी पी लेता हूँ, तुम ये बना लो एग्जाम्पल साथ साथ, बना लो इस एग्जाम्पल बना लो, साथ साथ बना लो। मैं पानी पीता हूँ, जब तक तुम ये बनाओ, फटाफट बनाओ, जल्दी से बनाओ। चलो मैं शूडो के और एग्जाम्पल देता हूँ। अबे 20 एग्जाम्पल दूंगा, घबरा मत। अभी तो 5 ही दिए, मैं 20 एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें शूडो के। बना लिया? चलो और देखो, और एग्जाम्पल देखो, शूडो के और एग्जाम्पल देखो, शूडो का और एग्जाम्पल देखो। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि साहब यहां पर जैसे बर्तन वाला केस दिया ना मैंने, ये बर्तन को अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा था ना, इस बर्तन को इंक्लाइन प्लेन पे रखो, इंक्लाइन पर। ये बर्तन को रख दो इंक्लाइन प्लेन पर, और भर दो बर्तन में पानी। ये बर्तन में पानी भर दो, पानी। ठीक है, आज मैंने इसको ब्रेक लगा रखे हैं, ये रेस्ट पर है, वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पर है। अब मुझे बताइए, अगर ये रेस्ट पर है तो आगे की तरफ पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ये आगे की तरफ पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आगे की तरफ पानी का लेवल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नीचे क्या लगेगा, अबे नीचे mg sin थीटा लगेगा। ये इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो मेरी बात? ये रेस्ट पर है, आज चल नहीं रहा है। अब मैं इस बर्तन को छोड़ देता हूँ, मैं इस बर्तन को छोड़ देता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ स्मूथ सरफेस है, चिकनी सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो समझ सकते हो बर्तन के पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा g sin थीटा। ये इस बर्तन को छोड़ दूंगा ना डाउनवर्ड, तो इसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा g sin थीटा। ये g sin थीटा एक्सेलेरेशन आ जाएगा भैया। अब मुझे क्लियर करो, अगर ये g sin थीटा एक्सेलेरेशन आ गया तो इसमें शूडो लगेगा ना पीछे की तरफ, है ना? ये शूडो लगेगा, और शूडो कितना लगेगा, शूडो लगेगा m इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। और फ्रेम का एक्सेलेरेशन कितना है, फ्रेम का एक्सेलेरेशन g sin थीटा है, तो ऊपर शूडो लगेगा mg sin थीटा। और तुम्हें पता है कि पानी का वेट भी कितना होता है, पानी का वेट भी mg sin थीटा होता है। अब सोचो, पानी का वेट भी mg sin थीटा, शूडो भी mg sin थीटा, ये दोनों फोर्स बराबर हो गए ना, तो आज जो पानी का लेवल होगा ना वो इस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा साहब लेवल जो है, ये लेवल ऑफ वाटर है ना, पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस। ये होगा पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस। भैया आज इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल है, देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो? अगर ये g sin थीटा से छोड़ दिया तो इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल होगा। अच्छा रुको, अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, ठीक है, g sin थीटा से ज्यादा होता तो क्या होता, बताइए बताइए। अगर ये g sin थीटा से ज्यादा होता तो समझ सकते हो ये जो शूडो है ना, शूडो, ये शूडो mg sin थीटा से ज्यादा होता, लेकिन नीचे फोर्स तो mg sin थीटा आता ना, ये mg sin थीटा होता और ये मोर देन mg sin थीटा होता, तो ऊपर की तरफ लेवल बढ़ जाता। इस केस में ऊपर की तरफ लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब इस केस में क्या होगा, अगर मैं लेवल बना के दिखाऊं ना तुम्हें, ये बर्तन में पानी का लेवल बना के दिखाऊं, तो देख सकते हो पानी का लेवल है ना आज ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। और अगर यही एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यही एक्सेलेरेशन
जी साइन थीटा से कम होगा ना तो भैया नीचे की तरफ लेवल बढ़ जाएगा, ऐसे केस में नीचे की तरफ लेवल बढ़ जाएगा। आई थिंक बात पकड़ में आ रही होगी सारी। ये जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं सारी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो देखो, अगर जी साइन थीटा है तो लेवल पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस, मोर देन जी साइन थीटा वो पीछे की तरफ ज़्यादा, लेस देन जी साइन थीटा नीचे की तरफ ज़्यादा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। तब ये शूडो से समझा रहा हूँ मैं, चाहोगे तो ग्राउंड पे बैठ के भी समझा दूंगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी समझाएंगे, आंसर दोनों से सेम आता है। आप ग्राउंड पे बैठ के समझाओ या अंदर बैठ के समझाओ, दोनों केस में आंसर क्या आता है, सेम आता है। चलो और लो, एक और लो, एक और एग्जाम्पल लो। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ शूडो का। ये लो शूडो का एक एग्जाम्पल और लो। देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक बर्तन है, इस बर्तन में मैंने क्या किया, पानी भर दिया, पानी, और इसमें एक तो ले लिया मैंने प्लास्टिक का कॉर्क और एक ले लिया मेटल का बॉब। ये लो एक मेटल का बॉब और रस्सी बांध दी मैंने, रस्सी है ना। ये देखो ये क्या है, ये मेटल बॉब है, ये मेटल का बॉब है। ये क्या है, ये प्लास्टिक का कॉर्क है, और ये बीच में क्या है, ये बीच में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। और ये क्या भरा हुआ है, ये सब पानी भरा हुआ है, पानी है ना। और ये बर्तन है, बर्तन। इमेजिन कर पा रहे हो भाई, प्लास्टिक का कॉर्क तैरता रहेगा, ठीक है, ये प्लास्टिक का कॉर्क तैरता रहेगा भैया, है ना। मेटल का बॉब डूबा रहेगा, है ना। रस्सी क्या होगी, तनी रहेगी, है ना। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि साहब इसको एक्सीलेट कर दो, एक्सीलेट, इसको एक्सीलेट कर दो। चलो मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक्सीलेट करता हूं, मैं इसको लेफ्ट साइड में एक्सीलेट करता हूं, कर दूं भैया। ये देखो एक्सीलेशन दूंगा, एक्सीलेशन मतलब ए का वैल्यू क्या दूंगा, ए का वैल्यू लेफ्ट में पॉजिटिव। अब ये तो सबको क्लियर हो गया होगा, जो पानी है, पानी, इस पानी पे शूडो लगेगा और कहां लगेगा, पीछे, तो पीछे की तरफ पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ये पीछे की तरफ पानी का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। पानी पे शूडो पीछे लगेगा, ठीक है। रुकना, अब मेरी बात ढंग से सुनना, मेरी बात ढंग से सुनना भैया, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, गौर से सुनना। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे रट लेते थे, है ना, आंसर रट लेते थे, इसका लॉजिक ही नहीं क्लियर होता था, है ना। इसमें आंसर क्या आता है भी कई बच्चे जवाब देने लगे, मुझे देखो कई बच्चे जवाब देने लगे कि प्लास्टिक का कॉर्क आगे जाएगा और मेटल का बॉब पीछे जाएगा। कई बच्चे जवाब दे रहे हैं कि मेटल का बॉब पीछे, प्लास्टिक का कॉर्क आगे, और ऐसा हो जाएगा, है ना। जवाब ये सही है, लेकिन बच्चे रट्टा मार लेते थे, इसका कोई लॉजिक नहीं। मैं लॉजिक क्लियर कर दूं तुम्हें। देखो शूडो फोर्स का डायरेक्शन मैंने सिंपल बोला, -m/a, है ना। ये क्या होगा, m/a कर दोगे, जो भी एक्सीलरेटेड फ्रेम है उसके अपोजिट कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है या कोई हवा में तैर रहा है तो उस पर उल्टा आंसर आता है, उस पर आंसर हमेशा उल्टे आते हैं। मतलब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को या तैरने वाली बॉडी को, जैसे हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा हो गया, हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा हवा में उड़ता रहता है, या फिर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ये प्लास्टिक का कॉर्क हो गया, इन पे हमेशा आंसर उल्टा आता है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए इनका मास, इफेक्टिव मास नेगेटिव माना जाता है। इनका इफेक्टिव मास क्या मानते हैं, नेगेटिव। देखो दुनिया में नेगेटिव मास होता नहीं है, आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए इफेक्टिव मास क्या मानते हैं, नेगेटिव आता है ना। सुन लो, अब ध्यान से सुनो। ये मेटल का बॉब है, इस पे अगर मैं शूडो बोलूंगा, इस पे शूडो बोलूंगा तो इसका मास पॉजिटिव लूंगा, है ना। तो देखो आंसर उधर आने वाला है। ये जो प्लास्टिक का कॉर है ना, इस पर अगर मैं शूडो बोलूंगा तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका मास क्या मैं लूंगा, नेगेटिव। इसका मास नेगेटिव लूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, मतलब आंसर उल्टा आएगा। तो काम की बात सुन लो, कहां ऐसे केस लगाते हैं। जो भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, तैरने वाला ऑब्जेक्ट है, उड़ने वाला ऑब्जेक्ट है, उनके लिए इफेक्टिव मास नेगेटिव माना जाता है। एक एग्जांपल हो गया प्लास्टिक का कॉर्क, दूसरा अगर मैं बोलूं तो हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा। रुको मैं एक गुब्बारे वाला क्वेश्चन भी देता हूं। मतलब इस केस में अगर मैं आंसर बोलूं ना तो प्लास्टिक के कॉर्क पे शूडो लगेगा आगे, मेटल के बॉब पर शूडो लगेगा पीछे, पानी पर शूडो लगेगा पीछे। तो ये फोटो बना दिया मैंने, ऐसा आंसर आएगा, है ना। कई बच्चे आंसर रट लेते हैं, लॉजिक क्लियर नहीं होता। मैं एक और जगह ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करके बताऊं। आप बस में खड़े और आपके हाथ में हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा है। आप बस में खड़े हुए हैं और आपके हाथ में हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा है ना। अब बस एक्सीलेट होगी तो आप पे शूडो लगेगा पीछे, लेकिन हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे पे शूडो लगेगा आगे। मतलब आप जब बस में खड़े हैं और बस एक्सीलेट होगी ना तो आप जाएंगे पीछे की तरफ और हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा कहां जाएगा, आगे की तरफ। वास्तव में समझो, मैं इसको समझाता हूं। ये अपन ने एक लॉजिक बना लिया आंसर लाने के लिए कि इफेक्टिव मास नेगेटिव है। तुम इसको ऐसे समझो कि भैया मैं बस में खड़ा हूं तो बस एक्सीलेट होगी तो मुझ पे शूडो लगेगा, मुझ पे शूडो कहां लगा, पीछे, मतलब मेरा एक्सीलेशन पीछे की तरफ है। तो वो हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे के लिए मैं बस हो गया ना, है ना। हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे के लिए मैं ही बस हो गया। अगर मैं उधर जाऊंगा तो गुब्बारा कहां जाएगा, मेरे अपोजिट जाएगा।
मतलब गुब्बारे एक बार छुड़ो मेरे मेरे अपोजिट लगेगा। काम की बात सुन लो, बस में खड़ा हूं, हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा है, बस एक्सीलरेट होगा, मैं पीछे जाऊंगा तो हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा कहां जाएगा? आगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं ये बात, है ना। ये इफेक्टिव मास ये नेगेटिव कंसीडर करते हैं किन के लिए? तैरने वालों के लिए, तैरने वाले ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर ये उड़ने वाले ऑब्जेक्ट के लिए, उड़ने वाले ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो आंसर उल्टे आते हैं भैया, है ना। जैसे प्लास्टिक के कॉर्क पे शूडो कहाँ लगाया? प्लास्टिक के कॉर्क पे शूडो लगाया आगे, और मेटल के बॉब पे शूडो कहाँ लगाया? इस पे शूडो लगाया पीछे। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, रुको, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ये एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। कितने हो गए एग्जांपल? ये 7 एग्जांपल हो गए, 8वां एग्जांपल लो, ये लो, एक एग्जांपल और लो। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये बस है, बस है ना, बस के अंदर आप खड़े हैं और आपके हाथ में हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा है। बस, ये बस में, ये लो, ये उड़ रहा है, तैर रहा है, अबे उड़ रहा है ना। और ये बस को मैं राइट हैंड साइड में एक्सीलरेट करता हूँ। अगर राइट हैंड साइड में एक्सीलरेट करता हूँ तो इस पर्सन पे शूडो लगेगा पीछे, और इस हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे पे शूडो कहाँ लगेगा? आगे। मतलब ये हाइड्रोजन गैस का जो बलून है, हाइड्रोजन गैस बलून, ये आगे जाएगा और पर्सन कहाँ जाएगा? पीछे। इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है? देखो देखो, मैं समझाने के लिए इफेक्टिव मास नेगेटिव ले लिया, बाकी समझो। मैं बस में खड़ा हूं तो बस जिधर जाएगी मैं उसका उल्टा जाऊंगा ना, तो गुब्बारे के लिए बस में हो गया ना, गुब्बारे के लिए बस में हो गया। अगर मैं उधर जाऊंगा तो गुब्बारा आगे जाएगा। तो सिंपल से आंसर उल्टे आते हैं। तो काम की बात, ये तैरने वाले ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, इनके आंसर उल्टे आएंगे, तो लाने के लिए अपन मास को नेगेटिव लिख देते हैं ना। हालांकि मास नेगेटिव होता नहीं है। क्लियर हो गया सबको? चलो और एग्जाम्पल देता हूँ मैं और एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैं और एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर शूडो फोर्स का। थोड़ा सा इन्हीं कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल बना के पूछते हैं। देखो, ये देखो, ये आपको क्या बोल रहा है साहब? एक गाड़ी है, इस गाड़ी में एक पेंडुलम था, पेंडुलम ये लटका हुआ है, ये पेंडुलम लटका हुआ है, लटका दें भैया। ये इसके बॉब का मास m है और ये रस्सी की लेंथ l है। अभी ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर। अब मैं इस गाड़ी को, और ये कहाँ है साहब? हॉरिजेंटल प्लेन पर है, ये हॉरिजेंटल प्लेन पर है, ये हॉरिजेंटल प्लेन पर और हॉरिजेंटल सरफेस पे है। मैं इस गाड़ी को एक्सीलेट कर देता हूं, एक्सीलेट कर दूं गाड़ी को, एक्सीलेट। मुझे बताओ, गाड़ी को अगर मैं एक्सीलेट करता हूं तो एक्सीलेटेड फ्रेम इनर्शियल हुआ कि नॉन इनर्शियल? एक्सीलेटेड फ्रेम नॉन इनर्शियल हो गया, नॉन इनर्शियल। और नॉन इनर्शियल तो समझ सकते हो शूडो आ जाएगा, शूडो। नॉन इनर्शियल तो इसका मतलब शूडो आ जाएगा। अच्छा, ये शूडो की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मैं कहां बैठ के कर रहा हूं? शूडो की बात करूंगा मैं अंदर बैठ करके। ये शूडो की बात मैं अंदर बैठ के करूंगा, अंदर। मैं अंदर बैठ गया। अब अंदर बैठ के मैं क्या बोलूंगा? शूडो, शूडो। बताओ किस पे लगाऊं? इस बस पे लगाऊं या इस पेंडुलम पे लगाऊं? भाई बस पे थोड़ी लगाओगे, बस के अंदर पैसेंजर पे लगाओगे, तो इस पेंडुलम पे लगा दो भैया। अब मुझे बताओ, पेंडुलम पे शूडो लगाऊंगा तो पीछे की तरफ लगेगा ना, पीछे की तरफ। ये देखो, पीछे की तरफ शूडो लगेगा। ये पीछे की तरफ शूडो लगेगा तो ये इसको पीछे खींचेगा। अब खींचेगा तो एक फोर्स और है ना, mg, एक फोर्स नीचे की तरफ mg। ये शूडो पीछे की तरफ कितना? m×a, और एक रस्सी में टेंशन T आ जाएगा। अब इस खींचतान में ऐसे थोड़ी कि ये पीछे ही रह जाएगा, जाएगा तो साथ साथ, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ये जैसे इसको आगे खींचोगे ना, इस पे शूडो पीछे लगेगा, वेट नीचे लगेगा, टेंशन रस्सी की लेंथ के अलोंग लगेगा, और एक कंडीशन में इक्विलिब्रियम बन जाएगा, इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम बन गया तो ऐसे कैसे क्वेश्चन मांगते हैं? टेंशन बताओ, रस्सी में टेंशन बताओ, और साथ में एंगल मांगते हैं, एंगल, कि भैया वर्टिकल से एंगल बताओ, इसका रस्सी का वर्टिकल से एंगल कितना होगा। तो देखो भाई, यहां से वर्टिकल से अगर मैं एंगल बोलूं थीटा है, थीटा, तो इक्विलिब्रियम के केस में आपसे बोलेगा थीटा बताइए और टेंशन बताइए। क्वेश्चन समझ रहे भैया? ठीक है। अब देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैंने कहा ना कि मैं कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं। मैं नॉन इनर्शियल के क्वेश्चन भी वैसे ही करूंगा जैसे आज तक करता था। अगर इक्विलिब्रियम है तो फोर्स को बैलेंस करना है, बस करना क्या है? अंदर बैठ के करना है। बताओ, मैं अगर अंदर बैठ गया तो जिसके अंदर बैठ गया वही फ्रेम हो गया ना, उसको रुका हुआ मान लिया ना, अरे वही तो अर्थ हो गया, वही तो ग्राउंड हो गया। तो जो आज तक काम करते थे वही काम करोगे ना। आज तक क्या काम करते थे? इक्विलिब्रियम में फोर्सेस को बैलेंस करते थे, कर दो, कर दो। उसके लिए कंपोनेंट करने पड़ेंगे, किसके? जो हॉरिजॉन्टल नहीं है, जो वर्टिकल नहीं है। आओ साहब, 3 फोर्स दिख रहे होंगे आपको। एक फोर्स दिखेगा ये शूडो फोर्स m×a, एक फोर्स दिखेगा आपको mg, और एक दिखेगा रस्सी का टेंशन T। देखो, ये वर्टिकल से एंगल थीटा हो जाएगा, थीटा। अब अगर मैं T का कंपोनेंट करता हूं
ये होगा टी कॉस थीटा, और ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा टी साइन थीटा। बड़ा सिंपल फंडा है, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से बैलेंस करो, वर्टिकल को वर्टिकल से बैलेंस करो, बड़ा सिंपल है ना। ये कंपोनेंट कर दो, मतलब जो काम अपन आज तक कर रहे थे ना वही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम लामी लगाने लग जाओ, है ना। लामी तुम्हें पहले ही बताया था मैंने, 3 फोर्सेस में लगता है। अगर 4 होगा 5 होगा तो लामी नहीं लगेगा। अब ऐसे थोड़ी कि सबके लिए अलग अलग थ्योरम बनाते रहेंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, सबसे आसान तरीका है कंपोनेंट डिवीजन। ये कंपोनेंट कर दो, है ना। ये कंपोनेंट कर दिया मैंने, 2 इक्वेशन बन गई। डिवाइड कर दो इसको, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके सॉल्व करोगे ना तो वो देखो थीटा आ जाएगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, देखो डिवाइड करो, टेन थीटा बराबर ए बाई जी आ गया। टेन थीटा बराबर ए बाई जी मतलब थीटा बराबर टेन इनवर्स ए बाई जी। इक्विलिब्रियम में ये थीटा बराबर टेन इनवर्स ए बाई जी। और वो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ये टेंशन आ गया और ये एंगल आ गया, है ना। ये कंसेप्ट अपन पहले भी कर चुके हैं यार। ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करना कई बार कर चुके हैं, है ना। क्या है, एक को कैंसिल कर दो दूसरा आ जाता है, दूसरे का रिप्लेस कर दो पहला आ जाता है। तो मैंने डिवाइड किया तो टेंशन कैंसिल हो गया, थीटा आ गया। और दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, टेंशन आ गया। ये काम अपन पहले भी कर चुके हैं और कई जगह होता है ना। ये कई जगह फिजिक्स में ऐसा काम होता है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आई थिंक बात पकड़ में आ रही होगी। तो तुमने देखा होगा ये क्वेश्चन मैं कहाँ बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, नॉन इनर्शियल वाला क्वेश्चन मैं कहाँ बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अंदर बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ। बस क्या करना होगा, एक शूडो जोड़ना होगा। शूडो देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे। जैसे पूरा चैप्टर अपन ने जिस तरीके से किया है ना, मैं कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला, उन्हीं कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर करूंगा। ये आज इक्विलिब्रियम था इसलिए मैंने फोर्स को बैलेंस किया है। यही अगर चलने वाला केस होता ना तो मैं आगे पीछे कर रहा होता। यही चलने वाला केस होता तो मैं टेंशन निकालने के लिए आज आगे पीछे कर रहा होता। मैं क्लियर कर दूंगा आपको, जैसे आज तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना वैसे ही सॉल्व करेंगे। बस कहाँ बैठ के करना है, अंदर। और अंदर जिस दिन बैठ जाओ क्या लगा देना, एक शूडो लगा देना, बस एक शूडो लगा देना, ठीक है। ठीक है, अब और मैं और देता हूं, चलो और केस देता हूं मैं। ये पेंडुलम को मैंने आज कहाँ रखा था, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, यही पेंडुलम लटकाऊंगा, यही गाड़ी होगी, लेकिन अब मैं चलाऊंगा सर्कुलर पाथ पर। लो भैया, एक सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ, वही गाड़ी, वही पेंडुलम, ये चलाएंगे कांस्टेंट स्पीड से, है ना। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन चलाएंगे सर्कुलर पाथ पर। ये रेडियस आ गया इसका आर, है ना। वही पेंडुलम है, वही पेंडुलम, ठीक है। देखो भैया सिंपल देख लो, सिंपल। ये अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये गाड़ी है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं, मैं गाड़ी का बैक साइड व्यू दिखा रहा हूं, बैक साइड व्यू। ये बैक साइड व्यू समझते हो ना, बैक साइड, ये गाड़ी का पीछे वाला, ये बैक साइड व्यू वही होता है जिसपे लिखा होता है टाटा ओके हॉर्न प्लीज। अरे वही है, वही धीरे चलोगे तो फिर मिलेंगे, तो नहीं तो हरिद्वार में मिलेंगे। ये वही वही पीछे वाला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये बैक साइड। ये देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूं बैक साइड व्यू। इसमें क्या होगा, पेंडुलम लटकेगा ना, तो मुझे क्लियर करो, इसमें शूडो आएगा, शूडो। और तुम्हें पता है सर्कुलर पाथ में शूडो कहाँ आता है, सर्कुलर पाथ में शूडो बाहर की तरफ आता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो सोचो ये पेंडुलम जो लटका हुआ था, इस पेंडुलम पर शूडो लगेगा बाहर की तरफ, इस पेंडुलम पर शूडो लगेगा बाहर की तरफ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg। और रस्सी की लेंथ के अलोंग टेंशन आएगा t। आएगा कि नहीं आएगा, तो आई थिंक बात पकड़ में आ रही होगी भाई। ये रस्सी की लेंथ के अलोंग टेंशन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और बाहर की तरफ क्या लगेगा, शूडो। अच्छा शूडो का वैल्यू अगर मैं आज बोलूँ ना तो बोलोगे तो वही m इंटू ए, लेकिन a आज क्या होता है, a आज होता है v स्क्वायर बाय आर, है ना। ये आएगा mv स्क्वायर अपॉन आर। फिर वही क्वेश्चन बनेगा, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में टेंशन बताइए और साथ में वर्टिकल से एंगल बताइए। इक्विलिब्रियम में टेंशन बताइए, वर्टिकल से एंगल बताइए, ठीक है। तो लो साहब, ये वर्टिकल से एंगल थीटा, करना क्या है, वही फोर्स बैलेंस करना है। अरे वही फोर्स बैलेंस करोगे, कंपोनेंट करोगे, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल को वर्टिकल से। देखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, नीचे की तरफ एम जी, वो रस्सी का टेंशन टी, और देख रहे हो इसका वर्टिकल से एंगल थीटा। टी का वही कंपोनेंट क्या बोलोगे, टी कॉस थीटा, और ये क्या बोलोगे, ये बोलोगे टी साइन थीटा। देखो फिर से 2 इक्वेशन बन रही है, फिर से 2 इक्वेशन। ये क्या बोलोगे, टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और टी कॉस थीटा बराबर कितना,
कि कॉस थीटा बराबर mg होगा कि नहीं होगा। अब ये दो इक्वेशन बन गई, डिवाइड कर दो, डिवाइड। अरे वही दो इक्वेशन सॉल्व करना है यार। अबे जैसा आज तक किया वही काम कर रहे हैं, डिवाइड कर दो। टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी। इक्विलिब्रियम में टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। और दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ये इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करोगे, टी आ जाएगा रूट ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ये एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ये बड़ा सिंपल है, देख लो, बहुत आसान। मतलब जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन किया वैसे ही किया। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, जितने भी नॉन इनर्शियल वाले क्वेश्चन होंगे ना, मैं कहाँ बैठ के करूंगा, अंदर। ये दो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके बताए, इससे पहले सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन बताए मैंने, सब मैंने अंदर बैठ करके एक्सप्लेन किया। तो बड़ा आसान काम होता है, अंदर बैठ जाओ। अंदर बैठ के क्या लगाना होता है, एक शूडो, और शूडो लगाते ही क्वेश्चन वैसे ही बनता है जैसा पहले बनता था, है ना भाई। क्या करना है, इक्विलिब्रियम में तो फोर्स बैलेंस कर दो, चलता है तो आगे पीछे कर दो। चलो मैं और कराता हूँ। ये अभी तक मैंने जो बताया ये सब क्या बताया, इक्विलिब्रियम वाले बताए। थोड़ा चलने वाला बता देता हूँ, चलने वाला केस करा देता हूँ। ये आ गया होगा सबका। अच्छा, सबसे फेमस जो एग्जाम्पल बनता है वो लिफ्ट वाला बनता है। हालांकि लिफ्ट के आंसर तुम पहले से जानते हो, ऊपर जाएगा तो जी प्लस है और नीचे आएगा तो जी माइनस है। काफ़ी बार इस्तेमाल कर लिया अपन ने। चलो जी, मैं अब अंदर बैठ करके एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें। तो लिफ्ट वाला केस लेते हैं। ये बना लिया सबने, समय पर्याप्त है भाई, मैं पूरा पूरा समय दे रहा हूँ। ये बैंकिंग तो अपन सर्कुलर मोशन के साथ पढ़ेंगे भाई। ये बैंकिंग जो केस आते हैं ना, ये क्यों जरूरत पड़ती है बैंकिंग की, है ना, ये सारे केस सर्कुलर मोशन के साथ पढ़ेंगे अपन। ये तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल इक्विलिब्रियम वाले केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैं दोनों क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ एक बार, है ना। एक बच्चा बोल रहा है सर दोबारा समझा दो, ये वाले मैं दोनों दोबारा समझा रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन क्या था और ये वाला क्वेश्चन क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गाड़ी चल रही है और अचानक से गाड़ी एक्सीलेट हो जाए, है ना। ये गाड़ी रेस्ट पे थी, ये रेस्ट से गाड़ी एक्सीलेट हो गई, चलने लगी। तो आपसे बोल रहा है कि बताइए ये इक्विलिब्रियम के केस में टेंशन कितना होगा और वर्टिकल से एंगल कितना होगा। ये भैया इक्विलिब्रियम आ गया, तो आपसे टेंशन मांग रहा है और एंगल फ्रॉम वर्टिकल मांग रहा है। इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने का अपना एक ही तरीका था, फोर्सेस को बैलेंस करो। अब उसके लिए फोर्स देखे मैंने कौन कौन से। फोर्स, एक रस्सी का टेंशन दिख रहा है, एक mg दिख रहा है, और मैं अंदर बैठ जाऊंगा तो एक शूडो भी होगा, शूडो। और शूडो कहाँ लगता है आपको पता है कि मैंने सिंपल कंपोनेंट किए, दो इक्वेशन बनी, डिवाइड किया तो एंगल आ गया, और स्क्वायर करके जोड़ दिया तो क्या आ गया, टेंशन आ गया। स्क्वायर करके जोड़ दिया तो टेंशन आ गया। ठीक है, लिख पा रहे हो यार, मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ लिखने का। नहीं तो यार जो जो थोड़ा बहुत लिखने से रह जाता है, अभी वीडियो मिलता है तुम्हें यार, या ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा मैं, पीडीएफ से देख लेना, है ना, लिख लेना यार। उम्मीद करता हूँ मेरी स्पीड ज़्यादा फास्ट नहीं है, समझ में पा रहे होगे। अरे खाली देख भी रहे हो तो समझ तो पा रहे होगे ना, कमेंट करो फटाफट। मैंने जो जो समझाया सब समझे नहीं समझे, है ना, फटाफट कमेंट करो। मैंने जो जो समझाया तुम समझे कि नहीं समझे, मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई, कॉन्सेप्ट पकड़ में आया कि नहीं आया। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, मैंने जो जो बताया वो सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। क्लियर है, समझा पा रहा हूँ तुम्हें। हाँ तो यार स्पीड तो बन जाएगी, देखो समझने पे दम लगाओ, जितना साथ साथ लिख सकते हो बढ़िया, बाकी स्लाइड से लिख लेना, बाकी स्लाइड से लिख लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ो। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे आंसर रट के रख लेते थे कि आंसर ये आता है, क्यों आता है बोले लॉजिक ही नहीं पता, है ना, पता ही नहीं बोले क्यों आता है, बस आता है बस। तो मैंने वो सारे रीजन तुम्हारे बताए। ठीक है, लो दूसरा वाला भी देख लो एक बार दोबारा, ये भी देख लो, ये भी दोबारा देख लो। ठीक है, ये इसमें सर्कुलर पाथ पे गाड़ी घूम रही है, ये सर्कुलर पाथ पे गाड़ी घूम रही है, तो मैंने इस गाड़ी का बैक साइड व्यू दिखाया, ये बैक साइड व्यू जूम करके दिखाया। इससे क्या दिखा रहा हूं मैं, ये शूडो लग रहा है बाहर की तरफ, वेट लग रहा है नीचे, और टेंशन रस्सी की लेंथ कह लो। तो वही क्वेश्चन है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो टेंशन बताइए और थीटा बताइए। मैंने कहाँ बैठ करके ये आंसर निकाला, मैंने अंदर बैठ के आंसर निकाला, क्योंकि शूडो लगाया मैंने, है ना। ये देखो इक्वेशन बनाई, ये दो इक्वेशन बनाई, डिवाइड किया तो थीटा आ गया, स्क्वायर करके जोड़ दिया तो क्या आ गया, टेंशन आ गया। स्क्वायर करके जोड़ दिया तो टेंशन आ गया। आई थिंक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ चुका है, तो पकड़ लोगे सारी बातें। ठीक है, होमवर्क दूं तुम्हें, तुम्हें होमवर्क दे दूं, है ना। तो भैया अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक का सारा होमवर्क दे देता हूँ। एक लिफ्ट वाला केस है, कल मैं लिफ्ट पढ़ाऊंगा,
और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा। कल हम लिफ्ट पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो कल ये मान के चलो 1 घंटा करीब अभी क्वेश्चन करेंगे अपन। कल 1 घंटा करीब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन करेंगे। कल फ्रेम ऑफ रेफरेंस खत्म करके फिर फ्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो अभी कल भी मेरी क्लास है और सैटरडे तक डेली मेरी क्लास है। तो सैटरडे तक हम फिक्शन को ख़त्म करेंगे, सैटरडे तक फिक्शन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब जो बच्चे लेट जुड़े थे और मैंने कुछ कुछ बता दिया था, वो मैंने यही बताया था कि भैया मेरी क्लास डेली आने वाली है और सैटरडे तक फिक्शन खत्म करेंगे। फिर मंडे से वापस से 2 फिजिक्स स्टार्ट हो जाएंगी तुम्हारी, है ना। एक 11 चलेगा, एक 12 चलेगा। मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूँगा मंडे से, मैं स्टार्ट करूँगा काइनेमेटिक्स, ठीक है। चलो होमवर्क ले लो भाई, होमवर्क ले लो एनएलएम का। वैसे तो मैंने एक शीट शेयर कर दी थी आपको, एक शीट मैंने शेयर कर दिया था, उसमें सब लिखा हुआ था टॉपिक वाइज कौन कौन से क्वेश्चन है। फिर भी मैं पेज नंबर बता देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक आप कर लोगे, कहाँ से कहाँ तक का काम आप कर लोगे। तो अपने मॉड्यूल में पेज नंबर 140 से, है ना, होमवर्क लो होमवर्क। पेज नंबर 140 से लेकर के, है ना, ये पेज नंबर 140 से लेकर के पूरा पेज नंबर 166 तक, मतलब फ्रिक्शन से पहले तक का पूरा कर लो, पूरा। जितने सोल्ड अनसोल्ड एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस सेक्शन है, सब कर लो, है ना। ये प्रैक्टिस सेक्शन लास्ट, ये है, ये लास्ट प्रैक्टिस सेक्शन दिया हुआ है 3, यहाँ तक कर लेना, ये पूरा कर लेना। नॉन इनर्शियल के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो कल कराऊंगा मैं। अगर नहीं हो तो टेंशन मत लेना भैया, नॉन इनर्शियल के बचे हुए क्वेश्चन कल होंगे। एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज में ले लो भैया, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो पेज नंबर 177, पेज नंबर 177, इस पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक कर लेना है, 1 से लेकर आप पूरा कर लीजिए 59 तक, 1 to 59, है ना। ये 1 से लेकर 59 तक पूरा कर लो, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 में भी दे देता हूँ, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 में भी दे देता हूँ मैं, है ना। ये रैंकर्स स्टफ जो है अपना, इसमें पेज नंबर 187, इस पर आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, 1 में आंसर करेक्शन कर लो। ये 1 में क्या है, जो अपना ऑप्शन नंबर इसमें आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर 3, इसमें डिवाइड बाय 4 कर लो, है ना। करेक्शन भी बता रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 3, इसमें ये जो आंसर दिया है, इसमें यू कर लो, u बराबर पाई f0 इंटू टी अपॉन 4m कर लो, 4m। आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 ही दिया है, लेकिन वो 2m लिखा है, 2 को 4 कर लो, है ना, 2 को 4 कर लो, ये करेक्शन है। अच्छा, एक और करेक्शन था, वो एक प्रैक्टिस सेक्शन में या सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, वो बंदूक से गोलियां चला रहे हैं, बंदूक से गोलियां चला रहे हैं, उसमें पर मिनट दिया हुआ है, पर मिनट, उसको पर सेकंड कर लेना। मैं पेज नंबर बोल देता हूँ, मैं करेक्शन बता देता हूँ आपको, है ना। करेक्शन एक इरेटा बना के मैं शेयर भी कर दूंगा, लेकिन अभी अपन बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको बता ही दूँ, पूरा बता दूँ। एक बंदूक से गोली चलने वाला क्वेश्चन था, उसमें पर मिनट दिया हुआ है, बुलेट पर मिनट, उसको बुलेट पर सेकंड कर लीजिए, वो बुलेट पर सेकंड कर लीजिए। एक क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 146, पेज नंबर 146, पेज नंबर 146 पर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करना है, उसको बुलेट पर सेकंड कर लीजिए। बुलेट पर मिनट दिया है ना, उसको बुलेट पर सेकंड कर लीजिए, है ना। ये बता दूं आपको, 400 दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, 400 पर मिनट दिया, उसको पर सेकंड कर लो, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है। चलो होमवर्क, होमवर्क। अब होमवर्क में और क्वेश्चन ले लो। तो प्रैक्टिस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ये रॉकेट मैंने पढ़ाई दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर स्प्रिंग वाला, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर साहब ले लो, क्वेश्चन नंबर 24 भी हो जाएगा। ये लो, इतने हो जाएंगे। ये पेज नंबर 187 के मैंने
नीट रैंकर स्टफ के क्वेश्चन दिए, और अपना रैंकर स्टफ काफ़ी अच्छा है भैया। रैंकर स्टफ जो मॉड्यूल एक्सरसाइज सेकंड है बहुत बढ़िया है, शानदार है। ये लो नीट फ्लैशबैक भी ले लो, पेज नंबर 191, पेज नंबर 191 पर क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, 2 कर लो, 3 भी कर लो, 4 भी कर लो, 5 भी कर लो, 6 भी कर लो, 8 भी कर लो, 7 नहीं दिया मैंने, है ना, 8 भी कर लो, और दे देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने करा ही दिया क्लास में, ये 14 अभी भी करवाया है ना। इसके बाद साहब क्वेश्चन नंबर ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 17 ले लो, है ना, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छा है, ये थ्योरी वाला है, ये कल डिस्कस करूंगा मैं, ये करके लाना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। इसके बाद साहब क्वेश्चन नंबर साहब 20 ले लो, क्वेश्चन नंबर 20 ले लो, क्वेश्चन नंबर 22 ले लो। चलो ये सब करके लाना, होमवर्क दे दिया मैंने, ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन दे दिया मैंने, इतना सारा दे दिया, सब करना है। ठीक, क्लास में मैं खूब सारे करा रहा हूँ, लेकिन घर पे भी करो, है ना, साथ साथ प्रैक्टिस करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो धन्यवाद, मिलते हैं कल। कल क्लास है, कल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और साथ में फ्रिक्शन।